गायत्री मंत्र के साथ में आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज की जो कक्षा है ये हमारे पंचगव्य के विविध आयाम, जो एक हमारे ये वैज्ञानिक पद्धति थी जो धीरे धीरे प्राय लुप्त होती जा रही है और लोग इसका महत्व भी नहीं समझते हैं। तो आज हमारे भाई साहब नितिन आहूजा जी इस पर कक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। इनका बहुत लंबा प्रैक्टिकल और अनुभव है, पर ये अपने अनुभव भी बताएंगे और जो इन्होंने प्रैक्टिकल किए वो भी बताएंगे। तो इनका एक संक्षिप्त परिचय। नितिन भाई साहब गुरुग्राम से हैं और इनकी अपनी इंडस्ट्री है। ये साइंटिफिक लेवल का, रिसर्च लेवल का इनका काम होता है। एम्बेडेड डिवाइसेस में ये अपनी डिवाइसेस बनाते हैं। और जहाँ तक इनका आध्यात्मिक जहाँ तक इनके परिचय की बात है, तो इनका जो है अध्यात्म जो विषय है इनके लिए, ये एक विज्ञान की तरीके से ही है। ये हर एक चीज में शोध करना पसंद करते हैं और किसी भी चीज के पीछे कारण जानना चाहते हैं। इनकी बहुत ही क्यूरियोसिटी, जिस प्रकार के विज्ञान के विद्यार्थी क्यूरियोसिटी होती है, तो हर एक चीज के पीछे तब तक खोज करते हैं जब तक वहां की तह तक ना पहुंच जाए। तो अध्यात्म में भी इनकी, भौतिक क्षेत्र में होते हुए अध्यात्म में भी इनकी बहुत गहरी पकड़ है और गहराई है इनकी। तो आइए आज इनसे सुनते हैं कि हम लोग किस प्रकार से दोबारा पंचगव्य पद्धति की तरफ लौट के और अपने आप को निरोग बना सकते हैं। अपने शरीर को, जिस प्रकार कहा गया है गाय के शरीर में देवताओं का वास होता है, तो किस तरीके से हम अपने शरीर को परिष्कृत करके और देवत्व की स्थापना कर सकते हैं। जी नितिन भाई साहब। धन्यवाद भैया। मैं भी आपकी तरह ही एक साधारण साधक हूँ। अमन भैया ने कुछ ज्यादा ही बताया। सभी साधकों को और बाबूजी को, गुरुदेव को मेरा नमन। आज की कक्षा का विषय पंचगव्य के विविध आयाम है। तो इस सब्जेक्ट में आने से पहले हमें थोड़ा ये जान लेना आवश्यक है कि पंचगव्य क्या है और पंचगव्य की आज के समय में आवश्यकता क्यों है। मतलब आज के वैसे तो इसकी जो आवश्यकता जो है वो पहले से ही रही है, और वो इसकी जो विशेषताओं के कारण, क्योंकि जो है किसी भी चीज की जो कोई विशेषताएं होती है उनकी गुणों के कारण ही जो है उसका महत्व जो है वो स्थापित होता है। तो पंचगव्य का जो इतना महत्व जो है, जो प्राचीन काल से चलता आ रहा है, वो आज के समय में भी उतना ही है। क्योंकि आज के समय में जैसे पोल्यूशन लेवल भी काफी बढ़ गया है, परंतु इसकी जो गुणवत्ता जो है वो आज के समय में भी उतनी ही बनी हुई है। तो इसके लिए हमें पहले ये समझ लेना चाहिए कि जो हमारे जो जो पंचकोश में जो हमारे 5 तरह के शरीर हैं, तो पांचों शरीर में जो है इसका पंचगव्य का योगदान है। और पांचों शरीर को बनाने के लिए जो है हम पंचगव्य का अपने जीवन में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आज थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है पहले के समय में जो है हम ये मानते थे कि हमारे शरीर का जो स्वास्थ्य जो है वो कुछ सुरक्षा चक्रों पर निर्भर करता है। तो इसमें जो है वही सुरक्षा चक्र अगर भेद दिए जाए तो ही जो है हमारे स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आती है। तो उसमें जो है पहले के समय में जो है मैं जो है आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ। जैसे कि प्राचीन भारत में जब जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी, उस समय जो है सुरक्षा चक्र सुरक्षा चक्र जो है हम ये मानते थे कि हमारे शरीर में जो सबसे पहला जो सुरक्षा चक्र है वो गाय के रूप में होता था। जैसे हमारे परिवार में जो है वो लगभग हर परिवार में एक गाय होती थी, और फिर ये पहला सुरक्षा चक्र हो गया हमारा। और दूसरा सुरक्षा चक्र होता था हमारा तुलसी।
तो जिस घर में जो है जो लोग गाय रखने में सक्षम नहीं थे, तो वो एटलीस्ट जो है तुलसी अपने घर में जरूर रखते थे। तो तुलसी भी जो है वो भी जो है उसका भी जो अर्क है, और तुलसी भी जो अमृत के समान कही गई है। और जो तीसरा सुरक्षा चक्र जो जो है वो हमारा रसोई घर। तो रसोई घर में जो भी 48 तरह के जो मुख्य जो मसालों के रूप में जिन्हें आज हम कहते हैं, वह भी जो है हमारी जो है हर तरह की शारीरिक समस्याओं के लिए जो है उन्हीं से ही सभी शारीरिक समस्याओं का समाधान हो जाता था। मतलब मैक्सिमम आप कहें कि 95 टू 99% जो भी हेल्थ से रिलेटेड समस्या आती थी, उनके लिए जो है कुछ भी हमें एलोपैथी मेडिसिन या अन्य किसी प्रकार की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर हमारे घर में जो है ये तीन चीजें हैं, गाय, तुलसी और हमारा रसोई घर, तो इन्हीं से ही जो है हम अपना जो है स्वास्थ्य अच्छे से मेंटेन रख पाते थे। और फिर समय के साथ साथ जो है जैसे जैसे जो है हमारे जीवन से जो है पहले साजिश के तहत जो है गाय को हटाया गया। फिर जो है फिर कुछ फैंसी जो पौधे जो है वो आ गए हैं, उन्होंने जो है तुलसी का स्थान ले लिया बहुत से घरों में। तो और उसके बाद जो है फिर जो है रसोई घर के भी जो है मसाले धीरे धीरे कम करते करते आज हम जो गिने चुने 8-10 मसालों पे आ गए हैं। और जो बाकी की जो आयुर्वेदिक जो उपयोगिता जो है वो या तो भुला दी गई है, या हम उन्हें जो है उपयोग नहीं कर पा रहे हैं अज्ञानतावश। तो अगर हम जो है इनकी तरफ अगर हम फिर से अगर हम लौटे, तो हमें जो है बिना किसी औषधि के हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, तो जब हमारा अन्नमय कोश हमारा जो है स्वस्थ होगा, तो उसके साथ साथ जो है फिर हमारा जो है प्राणमय और मनोमय की जो आगे की यात्रा जो है सुगम होती जाएगी। अम, तो अब मैं इसमें जो है मैं आपको कुछ स्लाइड के रूप में दिखाना चाहता हूं मैं आपको। भैया ये स्लाइड दिखाई दे रही है आप सभी को? जी भैया, दिखाई दे रही है। जी ठीक है भैया, धन्यवाद। जी। तो सबसे पहले जो है जो हमारा जो पंचगव्य जो है उसका जो स्रोत क्या है हमारा, तो उसका जो है स्रोत है वो भारतीय नस्ल की देसी गाय। गाय तो जो है बहुत तरह की होती हैं, तो उनको आज हम जो है चित्रों के माध्यम से और जो है हम उन्हें कैसे पहचान करें, तो हम आज हम वो भी देखेंगे इसका। क्योंकि जो अन्य गाय जो है उसका जो मिल्क है जो कि आज की लेबोरेटरी में भी प्रमाणित हो चुका है, वो A1 मिल्क होता है। और देसी गाय का जो दूध जो होता है वो A2 मिल्क की श्रेणी में आता है। और सिर्फ दूध ही नहीं, सिर्फ दूध ही नहीं, इसके जो अन्य जो गव्य हैं वो भी उतने ही उपयोगी हैं। अगर आप देखें कि जो गाय जो है हम हमारे शास्त्रों में जो है इसे माता के समान कहा गया है। और गाय से रिलेटेड जो है कितने ही हमें उदाहरण मिलते हैं जिसमें ऐसा बताया जाता है कि जो है गाय जो है वो मोक्ष का द्वार है। और गाय की पूंछ पकड़ करके वैतरणी नदी को पार करने की बात कही गई है। और अवधूतोपनिषद में भी जो है जो एक अवधूत की जो व्याख्या जो आती है उसके आनंद की जो व्याख्या जो वो उसको गाय की पूंछ के समान बताया गया है। क्योंकि जो आनंद को जो है हम जो है शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते, तो इसलिए उसे कहा गया है कि वो तो सिर्फ आनंद जो जो कि एक अवधूत जो हमें बता सकते हैं, हमें वो गाय की पूंछ के समान है सिर्फ। तो गाय के जो है इतने सारे जो उदाहरण दिए जाते हैं, तो ये इसकी जो है गुणों के अनुसार ही और उसकी उपयोगिता के अनुसार और जो है और इसकी जो जीवन में जो हमारे जो उपयोग जो इतने अधिक होते हैं हमारे, उसके आधार पर ही जो इसकी इतनी अधिक उपयोगिता है। अ, अगर हम ये देखें कि जो मुख्य रूप से जो देसी गाय जो है उसकी पहचान जो है वो कैसे की जा सकती है, तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो है पहचान करने के लिए जो है हम इसमें 5 चीजें हम देख सकते हैं। इसमें इसमें सबसे ऊपर आती है सूर्य केतु नाड़ी।
जो कि इसका जो ऊपर जो कुबड़ जो बना होता है, तो कुबड़ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये जो है, ये जो सूर्य केतु नाड़ी जो है हमारा, ये सूर्य केतु नाड़ी हमारी ये है जो उसका कुबड़ जो बना हुआ है। इससे ऐसा क्यों कहा जाता है, ये सूर्य केतु नाड़ी का अर्थ ही होता है कि ये जो सूर्य से आने वाली जो रश्मियां जो है हमारी, जो कि प्रज्ञा, उसमें जो सूर्य की जो रश्मियों में जो है प्रज्ञा ऊर्जा और क्रिया ऊर्जा दोनों विद्यमान होती हैं। तो गाय क्या करती है कि सूर्य की जो ऊर्जा जो है उसको अपनी सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से अवशोषित करती है, और अवशोषित करने के साथ अपने सभी गव्यों में मिला करके हमें यह देती है। तो देसी गाय की जो पहचान जो है वो मुख्य रूप से पहले इसके बारे में हमें देखने के लिए हम 5 तरह से हम उसको देख सकते हैं हम। तो देसी गाय की जो सबसे पहली पहचान जो है, उसके पीठ के ऊपर कुबड़ बना होता है जिसे हम सूर्य केतु नाड़ी कहते हैं। तो सूर्य केतु नाड़ी जो है, ये हमारी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है हमारी ऊपर। तो ये सूर्य केतु नाड़ी जो है सूर्य की रश्मियों से प्रज्ञा ऊर्जा और क्रिया ऊर्जा को अवशोषित करके अपने सभी गव्यों में मिलाकर हमें देती है। तो इस नाड़ी का जो है अपना बहुत महत्व है, और इसी नाड़ी के कारण ही जो है देसी गाय के दूध में जो है स्वर्ण क्षार पाया जाता है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले न्यूज में भी आया था कि जो है गिर गाय के दूध में जो है सोना मिलता है। तो जबकि अगर हम देखें कि जो है ऐसा क्या हुआ कि गिर गाय के दूध में सोना मिला, और जो है बाकी किसी जो जर्सी गाय या भैंस के दूध में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। तो ऐसा जो है ऐसा जो है हम ऐसा मान सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि वो सोने जैसी कोई चीज तो खाती नहीं है वो। तो उसके अंदर जो है एटॉमिक रिएक्शन होती है, गाय के शरीर के अंदर जो है वो एटॉमिक रिएक्शन होती हैं। और उसके लिए जो है उसके लिए जो सूर्य की तो नाड़ी जो है वो एक महत्वपूर्ण जो रोल जो है वो प्ले करती है वो। तो इसलिए इस नाड़ी का जो है ना महत्व इतना अधिक है, और इसी के कारण जो है इसी इसके जो सभी गव्यों की जो गुणवत्ता इतनी उच्च कोटि की है, क्योंकि ये जो है सूर्य से ही सभी तरह की ऊर्जाओं को जो है अवशोषित करके और अपने गव्यों में मिला करके हमें देती है। अब दूसरी बड़ी पहचान है गल कंबल। देसी गाय के जो गले के नीचे एक झूलता हुआ एक जो है झालर सा होता है, तो इसे हम जो है गल कंबल कहते हैं। तो गल कंबल जो है हमारा जो है, ये जो है, ये आप देख सकते हैं कि जो जर्सी गाय के में जो है ये बिल्कुल फ्लैट सा होता है, और इसकी जो है ना ये खाल जो है बहुत कम से कम होती है। और यहाँ पर जो है इसमें देसी गाय में हमें ये स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देगी हमें ये। और तीसरा जो मुख्य पहचान जो है घुमावदार पीठ। तो इसकी जो एक शेप जो है एक सुंदर सी शेप में बनी होती है, इसकी पीठ पीछे से जो होती है वो सुंदर सी शेप में होती है। जबकि जो जर्सी गाय की जो पीठ जो होती है वो जो है फ्लैट होती है पीछे से हमारी। और जो चौथी जो है वो है लंबी पूंछ। जो देसी गाय की जो पूंछ जो है अक्सर जो है जमीन से सटी हुई होती है, पर किसी किसी में थोड़ी ऊंची भी हो सकती है। परंतु दोनों ही परिस्थितियों में जो है यह जर्सी गाय से तो लंबी ही होती है पूंछ हमारी जो देसी गाय की जो होती है। और जो पांचवी जो मुख्य पहचान जो है वो है पुष्ट नाभि। तो देसी गाय की जो नाभि जो है वो हमें जो है साफ तौर पर हम उसको देख सकते हैं हम। पर इनमें भी जो है जैसे जो पहचान नंबर 4 और 5 जो है, ये जो है सभी देसी गायों में जो है ये सब में एक सी नहीं होती मतलब। पर जो मुख्य जो पहचान जो है, जो 1, 2 और 3 पहचान जो है, ये आपको जो है सभी तरह की देसी गायों में मिल जाएंगी। क्योंकि भारत में जो है आजादी से पूर्व जो है लगभग 350 तरह की देसी गाय की प्रजाति होती थी। जो कि अगर हम आज के समय में अगर हम भारत में देखें, तो केवल जो है 70-80 प्रकार की ही जो है भारतीय नस्ल की देसी गाय रह गई हैं। और अगर हम अपने अपने स्टेट में देखें तो हर स्टेट की जो है 2 और 3 या किसी किसी की 4-5 भी जो है देसी नस्ल की गाय होती हैं। तो जैसे कि हरियाणा की जो है जो जो मुख्य जो है नस्ल, वो है हरियाणवी गाय। और इसके अलावा जो है कांकरेज भी हो सकती है। और इसी तरह से ही जो है जो अन्य जो जैसे गुजरात की जो है मुख्य नस्ल जो गिर गाय है। तो इस तरह से जो है हर गाय की जो है स्टेट वाइज जो है गाय ने अपने शरीर को इस तरह ढाला है कि जो है वो जो उसकी जो नस्ल है वहाँ के लिए उपयुक्त है, और उस नस्ल का जो गव्य जो है वहाँ के लोगों के लिए अति उत्तम है।
तो इसलिए हमें जरूरी नहीं है कि हमें जो है जो एक गाय जो किसी एक स्टेट में मिलती है उसको दूसरी स्टेट में वही गाय ही लेकर के जाया जाए। तो जिस स्टेट में जिस नस्ल की देसी गाय मिलती है हमें उसी के ही पंचगव्य का, उसी के गव्यों का हमें सेवन जो है वही यूज करना चाहिए हमें उसको। और इसके कुछ और चित्र भी हम देख सकते हैं। ये सब जो है देसी गाय की जो चित्र है, ये अलग अलग नस्ल की देसी गाय हैं जो हम देख सकते हैं हम। इसमें जो ये गाय आप देख रहे हैं ये जो है उड़ीसा की नस्ल है ये। और ये जो है, ये जो नंदी आप देख रहे हैं, ये गीर गाय का जो नंदी है ये वो है। और इस तरह से जो है ना इनकी ये अन्य तरह की जो है प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके बाद एक चित्र और है कि जो हमें साफ तौर पर ये दिखाता है कि देसी गाय में और जर्सी में, होल्स्टीन में, फ्रीजियन में, इनमें सब में क्या अंतर है इनमें। तो यह चित्र भी हमें दिखाता है कि देखिए इसमें हम देसी गाय में हम देख सकते हैं कि साहिवाल नस्ल की जो गाय है, गिर नस्ल होगी हमारी, और ये जो है कांकरेज हो गई। इस तरह से जो है ये सभी नस्ल की जो गाय हैं। और इसके अलावा जो है जो A1 मिल्क जो है जिनका जर्सी गाय का जो है और होल्स्टीन गाय का जो है, आप ये देख सकते हैं कि इस तरह की जो दिखने वाली जो गाय जो है वो सारी की सारी जो है वो जर्सी और ये होल्स्टीन फ्रीजियन इस तरह की गाय हैं ये। एक्चुअली जो है इन गायों की जो उत्पत्ति जो है ये कहाँ से हुई, इसका भी एक जो है लंबा इतिहास है। षड्यंत्र के तहत जो है हमारी देसी नस्ल को जो है खत्म करके और सिर्फ दूध के नाम पर जो है इन गायों को बढ़ावा मिला। और बाद में शोध में ये निकल के सामने आया कि इनका दूध जो है वो कैंसर कारक होता है। और विदेशों में तो जर्सी गाय को जो पालते हैं वो सिर्फ मांस के लिए पाला जाता है। उन्हें ये चीज अच्छे से पता है कि इनके दूध पीने से कैंसर और अन्य तरह की बीमारियां होती हैं, इसलिए वो दूध को शुभ भी नहीं मानते। तो परंतु हमारे जो देसी नस्ल की जो गाय जो है उनका जो दूध है वो अमृत के समान है। वो उसमें सिर्फ A1 A2 तो प्रोटीन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली आज के वैज्ञानिकों ने इसको नाम दे दिया। पर इसके जो है अगर हम जो है स्थूल गुणों की के अलावा अगर हम जब सूक्ष्म सूक्ष्म और जो कारण रूप के जो इनके गुणों की भी जब अगर हम चर्चा करेंगे तो देसी गाय का जो अपना महत्व जो है और अधिक बढ़ जाएगा। अब इसके अलावा जो है एक ये चार्ट है जिसमें जो है कुछ जो है देसी गाय और जर्सी गाय के जो गुणों में जो अंतर जो है वो इसमें जो है बताया गया है। तो इसमें जो है हम देख सकते हैं कि जैसे A1 A2 तो हमें पता ही है कि देसी गाय का जो जो दूध है वो A2 होता है और वो A1 होता है। और इसके अलावा हम इसमें और भी हम देख सकते हैं कि और भी बहुत से इसमें जो है जो इसमें जो और भी जो कार्बोहाइड्रेट और जो इसमें जो और भी जो पोषक तत्व जो पाए जाते हैं, वो सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि वो सभी के सभी जो है वो इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में होते हैं। गाय का दूध जो है वो सामान्य रूप से हल्का होता है, जो कि जो है छोटे बच्चे के लिए भी सुपाच्य है। जिन माओं का दूध नहीं मिल पाता तो उन्हें जो है देसी गाय के दूध की ही सलाह दी जाती है कि अपने बच्चे को वो देसी गाय का दूध ही वो पिलाएं। और इसके अलावा जो है और जैसे कि जो और मुख्य अंतर जो थे जो अभी हमने देखे थे कि और भी इसमें अंतर आए थे अभी। और जैसे कि इससे जो है ना हमारा सबसे अच्छी बात हमारा ये है कि इससे हमारा जो है बीपी भी कंट्रोल में रहता है हमारा। और इसका तो हमने जो है प्रैक्टिकल भी किया है कि जो है बीपी और जो कोलेस्ट्रॉल जो है हम हमारी जो जो दादी हैं बड़ी, तो उनको जो अक्सर बीपी की शिकायत रहती थी। तो उन्होंने जो है जब से जो है देसी गाय के दूध में देसी गाय का घी मिला करके पीना शुरू किया, तो उसके बाद जो है उनका जो बीपी जो है वो सामान्य स्तर पर आ गया। तो बिना किसी दवा के लिए, क्योंकि पहले वो जो है बीपी को कंट्रोल करने के लिए जो है वो दवा लेती थी। और उसके बाद जब से जो है देसी गाय के दूध में देसी गाय का घी मिला करके लिया, तो उसका लाभ हमें ये मिला कि जो है उनका जो बीपी जो है वो जो है 150 160 तक आ गया, पहले जो कि 200 तक भी जाया करता था वो। तो काफी कम हो गया इसके अंदर हमारा, हमने ये देखा। क्योंकि जो देसी गाय का जो घी जो होता है वो भी हल्का होता है, वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा कुछ और अंतर हम ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ अंतर है। जैसे कि अगर हम देखें कि इसके अन्य गव्यों को अगर हम देखें तो जो है इसके अंदर जो है हमारे
गौमूत्र में जैसे कि जो है, अगर हम गौमूत्र की बात करते हैं, गौमूत्र को धन्वंतरी की जो है संज्ञा दी गई है, और इसमें जो है सभी तरह के रोगों को दूर करने की क्षमता है। और विशेष रूप से इसका उपयोग जो है कि कैंसर में तो होता ही होता है, और शरीर के सभी रोगों को दूर करने के लिए जो है गौमूत्र का यूज जो है वो काफी व्यापक व्यापक स्तर पर आज भी हो रहा है। और हम देख सकते हैं कि जो है गौमूत्र जो है वो डाइजेस्ट करने में आसान होता है। और इसमें हम एक चीज और देख सकते हैं कि जो गौमूत्र जो है वैसे तो ये पित्त वर्धक होता है। तो जिनका जो है पित्त बढ़ा हुआ है, तो उनको जो है गौमूत्र जो है वो पानी में मिला करके लेना चाहिए। पर इनमें भी जो है अलग अलग तरह के गायों के जो है अलग अलग गुण मिलते हैं, जिसमें जो है गुरुदेव ने इसमें एक बात कही है कि गुरुदेव ने बताया है कि जैसे जो काली गाय जो होती है वो सर्वश्रेष्ठ गाय होती है। और उन्होंने जो है उन्होंने इसके लिए कुछ अलग शब्दों का इस्तेमाल किया है। गुरुदेव ने बताया है कि जो जैसे ऐसी गाय जो कि दूध कम देती हैं, और या फिर ये कहें कि जो है 5-6 महीने ही दूध देती हैं, और 5-6 महीने दूध नहीं देती, ऐसी जो गाय जो है, ऐसी गाय का जो है गौमूत्र जो होता है वो बहुत ही अधिक उपयोगी होता है। तो ऐसी एक नस्ल की जो गाय जो है हमारे जो भूपेंद्र भैया है वो उनके पास है, उनकी गौशाला में है। तो ऐसी जो गाय जो है, और ऐसी गाय का जो गौमूत्र जो है वो पित्तवर्धक नहीं होता, वो जो है वो वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करने वाला होता है। और उनके जो गव्य जो होते हैं, जिस गाय के बारे में जो गुरुदेव ने जो बताया है, उनके जो गव्य जो है वो और भी उत्तम क्वालिटी के होते हैं, और भी उत्कृष्ट क्वालिटी के होते हैं। और गाय के गव्यों को जो श्रेष्ठतम जो बनाता है, वो एक फैक्टर और भी है, वो ये है कि जो गाय जो है घूमने फिरने वाली होती है, जो चरने फिरने वाली गाय जो होती है, आ, उ, उनके जो गव्य जो है वो और भी अधिक जो है गुणकारी होते हैं। और अगर हम जो है गाय का जब हम विश्लेषण करते हैं, तो ये पाते हैं कि जिस गाय का जो दूध जो है, जो गाय दूध कम देती है, उसका जो गौमूत्र जो है वो उतना ही अधिक उपयोगी होता है। तो गायों की जो गव्यों की जो गुणवत्ता है वो केवल जो है दूध से नहीं आंकनी चाहिए। मतलब हमें जो है गायों की जो जो हम क्वालिटी देखते हैं, या हम ये कहते हैं ये गाय अच्छी है या ये गाय अच्छी नहीं है, तो हर गाय में अपनी एक विशेषता है। अगर कोई गाय अगर दूध कम देती है, तो उसके जो है गौमूत्र में जो है औषधि गुण अधिक होंगे। उसके गौमूत्र से जब किसी भी बीमारी का इलाज किया जाएगा तो जल्दी होगा इलाज वो। तो इसलिए हमें जो है हमें और भी चीजों हमें गाय की देखनी चाहिए हमें। और इसके अलावा आप जैसे ये है कि भारतीय नस्ल की जो गाय जो है उसमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अधिक होती है, वो अपना अपना भी ध्यान रख सकती हैं। और इसलिए फिर उनके जो गव्य जो होते हैं, उनके जो गव्य जो होते हैं वो भी जो है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत हद तक बढ़ा देते हैं। हम अब जो गाय जो है अपना स्वयं का ही जिसकी इम्यूनिटी कम होगी, तो हम समझ सकते हैं कि उसके गव्य लेने पर हमारी इम्यूनिटी पर क्या असर पड़ेगा। जो गाय जो है गर्मी में जिसे एसी चाहिए, या सर्दी में जिसे जो है हीटर चाहिए, तो ऐसी मैं जर्सी नस्ल की गायों की बात कर रहा हूँ। तो अगर ऐसी नस्ल की गाय है जो कि अपनी इम्यूनिटी जो जल्दी बीमार पड़ती हैं और उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो ऐसी गायों के जो गव्य भी जब हम लेंगे, तो हमारी इम्यूनिटी पर भी वो वैसा ही असर डालेंगी जैसा जैसा वे स्वयं अपने शरीर के साथ करती हैं। इसके बाद जो है अब हम और देखते हैं कि जैसे कि इसके अंदर जो है और भी बहुत लाभ होते हैं। जैसे कि जो है देसी गाय का जो गोबर के जो कंडे होते हैं, उनको हम जो है जला करके उनसे जो है यज्ञ भी किया जा सकता है। और इसके बारे में भी जो है आदरणीय ममता दीदी ने भी शोध किया है कि देसी गाय के कंडे से जो यज्ञ जो किया जाता है, उसमें धुआं अपेक्षाकृत कम निकलता है, और आम की लकड़ी की तुलना में जो है अपेक्षाकृत धुआं कम निकलता है। और और जो है जैसे और देसी गाय जहाँ पर है, तो जो है वो यज्ञ भी जो है सतोगुणी अधिक होगा वो भी, क्योंकि जो देसी गाय जो है वो अपने आप में ही सतोगुणी है। तो इसके जो गव्य जो है, इनके जो गव्य जब हम लंबे समय तक सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर में भी जो है वो गुण जो है बढ़ता जाता है। जैसे सत रज तम जो है, जैसे तीन हमारे शरीर के अंदर जो है जो गुण है, तो जैसे हम देसी गाय के गव्यों का हम सेवन करते जाएंगे, तो सतोगुण जो है वो स्वतः ही बढ़ता जाएगा। क्योंकि जैसा जैसा हम
जैसा हमारा अन्न होता है तो हमारा शरीर जो है उसी के अनुसार ही रिएक्ट करता जाता है। और अब जैसे कि गाय के मूत्र में हमें पता है कि करक्यूमिन होता है, जो कि कैंसर के इलाज में भी लाभदायक है, और जर्सी गाय में ऐसा कुछ नहीं होता। तो और हम देखें कि जो करक्यूमिन जो है गौमूत्र के अलावा जो है और हल्दी में भी पाया जाता है। तो हल्दी भी जो है वो बहुत से चिकित्सक जो है वो भी जो है हल्दी को भी यूज करते हैं उसके अंदर कैंसर की चिकित्सा के लिए। अब हम ये देखें कि जैसे कि देसी गाय जो होती है वो अपने जीवन में जो है 15 बार या उससे भी अधिक बार तक माँ बन सकती है, जबकि जो है जर्सी गाय जो है वो सिर्फ 4 या 5 बार ही बन सकती है। और ये तो हमने पहले डिस्कस कर ही दिया हमने कि इसके, और देखिए और जो है और इसके यह देखिए यह जो है गर्मी में भी भरपूर दूध देती है, और इसकी जो आहार भी कम होती है, इसका आहार कम कम ही लेती है ये। और इसके जो बैल जो है वो खेती के लिए उपयोगी होते हैं। हाँ, बैलों के विषय में देखिए जब आई है तो खेती के लिए उपयोग, आज हमने जो है बैलों को हमने खेतों में उपयोग करना बंद कर दिया कि एडवांस के कि हम जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, पर उससे देखिए नुकसान कितना अधिक हो रहा है। जब से जो है बैल जो है हटाए हैं, तो एक तो जो है बैल जब खेतों में उपयोग करते थे तो बैल का जो गोबर और गोमूत्र जो होता था वो खेत में जो है खाद की तरह काम करता था। अब ऐसा कोई बेनिफिट हमें ट्रैक्टर से तो नहीं मिल सकता कम से कम। और दूसरा है कि जो है बैल के शरीर का अपना एक ओरा होता है, और वो है ओरा जो है वो गाय के ओरा से भी अधिक होता है। क्योंकि जो है बैल की शक्ति से हम सभी वाकिफ हैं। तो जो बैल जो है वो काफी अधिक शक्तिशाली होता है। तो इसकी शक्ति को जो है कोल्हू के बैल के रूप में भी, कोल्हू का तेल निकालने के लिए भी यूज किया जाता है। और इसमें जो है एक रिसर्च और सामने आई थी कि अगर जैसे कि एक जो है व्यक्ति का एक ओरा होता है, जैसे हमारे शरीर का एक ओरा है, तो हमारे शरीर के ओरा की जो है एक रेंज, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर हम मानते हैं कि जो है 3 फीट है। तो 3 फीट जो है, जो कि एक ओरा स्कैनर आता है जो ममता दीदी के पास भी है। तो ओरा स्कैनर से जब हमने मेजर किया कि हमारे शरीर का जो ओरा की जो रेंज कितनी है, तो जो है उससे जो कुछ जो जो रेंज जो हमें मिली, उसके बाद फिर जो है उस व्यक्ति की जो है, जब बैल ने 3 से लेकर के 5 राउंड उसके उसके चारों तरफ घूमा बैल, तो बैल जो है जब व्यक्ति के चारों तरफ जो घूमता है तो हमारे जो ओरा में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हो जाती है। और यह वृद्धि जो है ओरा स्कैनर में जो है साफ रूप से देखी जा सकती है। तो हमने ये देखा कि जो है बैल जो है, तो वो सिर्फ जो है हमें सिर्फ खेती के साथ साथ जो है अपना जो ओरा जो है वो भी हमें दे रहा है। वो जो है अन्न के रूप में दे रहा है, और जो व्यक्ति जो है बैल को चलाएगा उसका भी जो है और ओरा जो है वो भी अधिक बढ़ता जाएगा। तो ओरा बढ़ेगा तो यानी कि हमारा जो है प्राण में शरीर जो है अधिक हेल्दी हो रहा है। तो फिर उससे जो हमारे जो उसके उसके अनुसार जो हमारे विचार हमारे मन में आएंगे, विचार भी जो है हम हमारे लिए जो है, अगर हमारा अन्न में और प्राण में शरीर अच्छा हो गया तो फिर आगे के जो कोष है उनकी यात्रा भी हमारे लिए सुगम होती जाएगी। तो इसलिए जो है बैलों की उपयोगिता सिर्फ जो है खेती के लिए ना देख करके हम इसके जो है प्राण में शरीर में और आगे जाकर के जो है इसके कारण शरीर में भी हम इसके उपयोगिता को जानेंगे। इसके अलावा जो है अब हम देखते हैं कि जैसे ये तो हमें बनावट में ही हमारा आया था कि इसका जो है रूप जो है देखने में सुंदर तथा आकर्षक होता है, और यह बहुत ही भावनात्मक होती है। हाँ, भावनात्मक। देखिए ये भावनात्मक जो है ये एक ऐसा गुण है जो कि हमारे जो है विज्ञान में कोष को सीधा इफेक्ट करता है। क्योंकि जहाँ पे भावनाएं होती हैं, भावनाओं का जो संतुलन जो है वो हम अपने विज्ञान में कोष में जाकर के हम वहाँ भावनाओं को समझते हैं, और वहां पर हम इनमें कुछ सुधार जो करना चाहें तो हो सकता है। तो हम देखें कि जो है इसकी जो गाय के गव्य की पहुंच जो है, अभी हमने देखा कि जो है अन्न में कोष, फिर प्राण में कोष, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो हमारे विचार भी हमारे अच्छे होते जाएंगे तो मन में कोष। और अब हम देखें कि भावनात्मक जो है इसका जो है भावनाओं पर भी इसका जो है बहुत गहरा असर पड़ता है। तो इसमें जो है इसमें इसमें हमने ये पाया कि ना अगर हम जो है लंबे समय तक जो है पंचगव्य का सेवन करते हैं
तो पहले क्या होता था कि ना एक समस्या को लेकर के जो है नेगेटिव विचार जो है आना स्वाभाविक होता था। तो परंतु इसके बाद जो है जितने समय तक जब जब ये लिया तो नेगेटिव विचार चाह करके भी नहीं आ रहे। मतलब नेगेटिव विचार जो जैसे कि जो जो थॉट जो हम सोचते थे कि ये विचार इसके लिए, तो पहले मेरे मन में वैसा विचार आता था, पर अब अचानक से क्या परिवर्तन हो गया कि वो विचार आना बंद हो गया, और उसके स्थान पर जो है एक समस्या का पहले एक समाधान नहीं मिलता था, अब एक समस्या के चार समाधान मिल रहे हैं मुझे। तो मुझे लगता था कि इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो है एंगल ऑफ विजन चेंज हो रहा है हमारा, जब हमारा एक जब समस्या वास्तव में समस्या नहीं है, हमारे जो है मन की आशंका होती है, और मन की आशंका ही जब हमारी भावनाओं का रूप ले लेती है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये समस्या हमारे साथ जो है हमारे साथ ना जाने कितने समय से है और कितने समय तक रहेगी। जबकि जैसे ही एंगल ऑफ विजन बदला, तो ना समस्या का पता लगा, और ना ही हमें ये पता लगा कि जो है वो इतनी जल्दी गायब कहाँ से होगी, और इतने समाधान हमें कहाँ से मिल गए हमें। तो वही चीज है कि हम हर चीज में अगर हम पॉजिटिव देखने लग जाएं, तो जो जो कि हम जो है अपने आध्यात्मिक जीवन में यही हम सब सीखते हैं। और जैसे कि आदरणीय बाबूजी ने भी हमें जो है इसके बारे में जो है काफी क्लूज दिए हैं, काफी एग्जांपल्स दिए हैं। और इसमें जो है गाय के साथ में जब हम जो जीवन बिताते हैं, जो गौशाला में रहते हैं, जो पंचगव्य का सेवन करते हैं, उसमें भी यह चीज जो है स्वाभाविक रूप से होने लगती है। तो इसलिए इससे हम देख सकते हैं कि इसका जो है विज्ञान में कोष तक भी इसकी पहुंच है, इसकी जो हमारी गाय की। इसलिए गुरुदेव ने भी जो है इसके बारे में बहुत कुछ बताया है। तो वो हम जो है थोड़ा आगे उसके बारे में जानेंगे। और अब देखिए, यह जो है यह अपने बच्चे के प्रति जो है संवेदनशील होती है। अगर जो है अगर हम उसके बच्चे को जो है उसके सामने अगर हम परेशान करने लगे, तो जो है वो अपने बच्चे से प्यार बहुत करती है। और वो जो है उसके लिए आपको जो है वो हानि भी पहुंचा सकती है। और जबकि जो है जर्सी गाय जो है वो पूर्ण रूप से जो है भावना विहीन होती है। और उसका जो बच्चा जो है वो, अगर वो बहुत सारी गाय हो, तो वो अपनी माँ को पहचान भी नहीं पाएगा, और देसी गाय का बच्चा जो है अपनी माँ को पहचान सकता है, वो इसी गुण के कारण, अपने भावना के गुण के कारण। अब हम जानते हैं कि गाय का जो शरीर जो है उसका जो है उसका आध्यात्मिक रूप क्या है। तो अगर हम यहाँ से अगर हम देखें कि जो गाय के शरीर में हम बोलते हैं कि 33 कोटि देवी देवता का निवास है, जिसमें कि इसमें अगर हम देखते हैं, ये जो है धन्वंतरी जी है, धन्वंतरी जी जो है गौमूत्र में वास करते हैं। ये जो है लक्ष्मी जी हैं, इनका वास जो है गाय के गोबर में होता है। तो इस तरह से जो है अलग अलग देवताओं ने अपना अपना स्थान ले रखा है गाय के शरीर के अंदर। तो ये तो एक आध्यात्मिक चित्रण है। तो आध्यात्मिक चित्रण के अनुसार जो है हम जो है इसको हम समझ सकते हैं कि जो है गाय का हमारे जीवन में कितना महत्व है। और अब आज के वैज्ञानिक के युग के हिसाब से अगर हम गाय के चित्र का चित्रण करें, तो हम देखते हैं कि हाँ, ये देखिए, ये जो है ये अगर हम देखें, इस रूप से देखिए अगर हम, तो हम देखें कि ना जो गोमूत्र जो है, जैसे इसमें देखिए, इसमें जो ना सिंबल के तौर पे सल्फर बनाया हुआ है, सल्फर। तो जो है गोमूत्र में जो है सल्फर भी काफी अधिक मात्रा में होता है, और नाइट्रोजन भी होती है। और इधर से जो है गोबर जो है, गोबर में जो है जो ऑक्सीजन का सिंबल बनाया हुआ है। क्योंकि जब हम देसी गाय के कंडे से जब हम हवन करते हैं, तो एक तो अपेक्षाकृत जो है उसमें धुआं कम होता है, और जो है वातावरण की शुद्धि होती है। और दूसरा कि जो देसी गाय के गोबर में जो हवन के बाद जो भस्म जो रह जाती है, भस्म, वो भस्म जो है वो अनेक रोगों में उपयोगी है। और विशेष रूप से जिनको जो है सांस की परेशानी है, दमा है, तो उनको जो है उस भस्म को जो है पानी में डाल के सेवन करना चाहिए। तो जो है उससे जो है उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। वो कैसे बढ़ जाएगी? वो इस तरह होती है कि जब हमने जो है इसके भस्म का जो है जब इसका जो परीक्षण किया, तो ये पाया कि गाय के गोबर में जो ऑक्सीजन की जो मात्रा जो होती है, वो लगभग जो है 23% होती है। और गाय का गोबर जब सूख करके जब जब जो है वो कंडे का रूप ले लेता है, जो 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 गोबर के जो उपले जिसको हम बोलते हैं, तो उस रूप में जब हम ऑक्सीजन की मात्रा जब हमने लैब में चेक करी, तो उसमें जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ करके 28% हो गई। और 28% वो हुई। उसके बाद जब उस गोबर के कंडे को जलाया गया, जलाने के बाद जो है उसका जो भस्म जो बना, भस्म में ऑक्सीजन की मात्रा जब चेक करी, तो भस्म में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो
46 से 47% के बीच में पाई गई, 46 से 47% के बीच में। और उसी भस्म को जब जो है फिर से 2-3 बार और जलाया गया, भस्म को जो है जैसे कि भस्म को दोबारा जलाने की कुछ अलग टेक्निक्स होती हैं कुछ, तो उस तरह से किया गया, तो हमने देखा कि उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो बढ़ करके 60% तक होगी, 60%। तो हम देख रहे हैं कि जो जैसे कि हम जिस भी प्रोडक्ट को ना, हम जैसे जो और जो भी प्रोडक्ट हम जो अपने जीवन में यूज करते हैं और उनकी जो है उन प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसमें जो है जो उसमें जो यूजफुल जो जो सब्सटेंस जो होता है वो जनरली डीके होता जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें जो है इसमें आप देखिए कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है 23% से बढ़कर के 60% तक चली गई इसके अंदर, गाय के गव्य में। तो जो है इसलिए इसके गव्य जो है ना गव्य जो है इसके ये औरों से थोड़े अलग हैं, और इसलिए इनकी जो इसकी जो औषधि जो है, गाय के गव्यों से जो औषधियाँ का भी जो निर्माण जो होता है, वह औषधियाँ भी कुछ अलग तरह से काम करती हैं। अलग तरह से इस तरह हम समझा जा सकता है कि ना, जैसे कि जो है देसी गाय का जो घी है, वो घी जो है वो आपकी जो है चर्बी को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, दोनों तरह से काम कर सकता है। क्योंकि जो है गाय में जो है प्रज्ञा ऊर्जा भी अधिक मात्रा में होती है, तो उनके गव्यों में भी वही गुण पाए जाते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि कोई मेडिसिन जो है आपके शरीर में जाकर के जो है डिसीजन लेगी उसे क्या करना है। ये एक बड़ी एक मतलब विचित्र तरह की बात आपको लगेगी, पर ये एक फैक्ट भी है, क्योंकि जो पहलवान लोग जो होते हैं ना, वो जो है देसी गाय के दूध और घी लेकर के जो है अपनी सेहत बनाते हैं, अपनी जो है ना हेल्थ काफी बना लेते हैं वो। और वही जो है एक जो मोटा व्यक्ति जो है, वो भी अगर जो है देसी गाय के जो गव्य जो है, जैसे कि वो घी घी जो है एक सीमित मात्रा में ले, एक जो है मिनिमम मात्रा में ले, तो उससे उसकी जो है चर्बी जो है वो डाउन हो जाएगी। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा उसी केस में संभव है जब जो है जब जो जो औषधि जो है वो कुछ अलग हो। और इसमें जो है जो जो हमने जो देखा कि गाय का घी जो है, जो कि दो तरह से काम किया, कि शरीर में जाने के बाद उसने ये डिसीजन लिया कि उसे जो है करना क्या है, कि उसे जो है वो चर्बी को बढ़ाना है या घटाना है, शरीर में जो है उपयोगिता किसकी है। अगर कोई ज्यादा मोटा व्यक्ति है तो जो है उस केस में जो है वो उसको डाउन कर देगा, जैसा कि जो है, हाँ, जैसे कि जो है मेरी दादी के केस में वैसा हुआ कि उनका थोड़ा सा जो है फैट अधिक है, इसलिए उनको बीपी की समस्या है। तो जो है उनको जो देसी गाय का घी जो है वो एक चम्मच, छोटा चम्मच घी दिया, तो उससे उनका जो है बीपी डाउन हो गया, और थोड़ा कैलेस्ट्रॉल भी थोड़ा डाउन हुआ उसके साथ में। तो इस तरह से जो है, इसलिए इसके गव्य जो है अद्भुत गव्य है इसके। और जबकि जो है अगर हमारे शरीर में जो है किसी भी चीज की जब मात्रा बढ़ जाती है या घट जाती है, तो एलोपैथी अगर हम उसकी स्थान पर जब हम लेते हैं, जैसे कि अगर हम कैल्शियम की गोली ही ले, अगर हम कैल्शियम की गोली अगर हम लेंगे, तो हमारे शरीर में जो कैल्शियम की जो कमी है वो तो पूरी करेगी। पर जब हमारे शरीर में जब कैल्शियम की कमी पूरी हो गई, उसके बाद अगर हम कैल्शियम की गोली ले रहे हैं, तो फिर वो आपको नुकसान देगी, उसका साइड इफेक्ट देगी वो। क्योंकि जो है वो जो है वो उस तरह से जो है वो इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में नहीं है वो। और इधर जो है जो देसी गाय के जो गव्य जो ऐसे होंगे कि अगर वो थोड़ा अगर ज्यादा चला भी गया, तो या तो वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेगा, या फिर वो जो है इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में होने के कारण जो है उसका जो है साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब हम अब हम इसके बाद अब हम आते हैं पंचगव्य में जो है हम क्या क्या ले सकते हैं हम, या हम ये जाने कि जो है पंचगव्य अमृत जो होता है वो हम घर में भी बना सकते हैं, जिनके घर में देसी गाय है तो वो अपने घर में भी जो है पंचगव्य को बनाया जा सकता है। तो पंचगव्य में पहले हम ये जाने कि मुख्य रूप से जो है हमारे 3 गव्य हैं और 2 उपगव्य हैं। तो 3 गव्य में जो है 3 जो मुख्य गव्य है जो कि हमें गाय से जो है डायरेक्ट मिलते हैं, और 2 जो उपगव्य जो है वो गाय से जो है प्रोसेसिंग करने के बाद मिलते हैं। इनमें जो है जैसे एक हमारा हो गया दूध, हो गया हमारा, और दूध जो मुख्य जो गव्य है वो हमारा हो गया दूध और गोमूत्र और गोमय। गोमय जिसे हम जो है गोबर भी कहते हैं, और इसे गोमय भी कहते हैं इसे हम। तो ये तो हो गए 3 मुख्य गव्य है। और इसके अलावा जो है अब जो जैसे जो उपगव्य जो है इनके, तो वो हमारा हो गया दही हो गया, और हमारा जो है घी हो गया हमारा। तो इनको हम जो है इनके जो है उपगव्य के रूप में भी हम इनको समझ सकते हैं इस तरह।
अब हम ये जानते हैं कि इन इन पांचों से पंचगव्य अमृत का जो है बनाते कैसे हैं, और इनके जो है लाभ कहाँ कहाँ पर हैं। तो इसमें जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर जो है बताया गया है कि पंचगव्य बनाने के लिए अगर हमने जो है कुल 350 ml अगर हमने पंचगव्य बनाया, तो उसके लिए जो है हम किन किन चीजों का यूज करेंगे। इसमें जो है गाय के जो पांचों गव्य जो है वो जो है सारे 50-50 ml लेने हैं, मतलब 50 ml जो है हम प्रत्येक गव्य का यूज करेंगे हम। जैसे कि हमारा जो हो गया दूध हो गया, और फिर जो है दही हो गई, फिर गोमूत्र हो गया, और गोबर गोबर में हम लेंगे गोबर का रस। गोबर का रस जो है वो लिया जाएगा इसमें। गोबर में जो है सूती कपड़े से जो है हम जो है 2 लेयर या 4 लेयर के सूती कपड़े से हम गोबर को जो है उसमें बांध करके, और उसके जो है रस को निकाल लेंगे हम। उसके रस को निकालेंगे हम। पर अब बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि ना रस जो है कम मात्रा में निकलता है, तो जो है गोबर में थोड़ा गोमूत्र मिला करके तो उसका रस निकाला जा सकता है, तो वो भी जो है गोबर के रस में ही आएगा वो। और फिर जो है हम जो अन्य जो गव्य जो है गोमूत्र हो गया और हमारा घी हो गया हमारा, तो इस तरह से जो है हम इन पांच चीजों को जो है बराबर मात्रा में लेकर के, और पहले जो है दो दो गव्यों करके मिलाएंगे। जैसे कि जो है पहले हम एक एक करके जो है जैसे मिलाएंगे। जैसे कि पहले हमने जो है हमने फॉर एग्जाम्पल की दूध ले लिया, और दूध दूध में जो है घी ले लिया हमने, दूध और घी को हमने मिला लिया। फिर उसके बाद जो है उसके अंदर जो है हमने फिर उसके बाद जो है हमने उसके अंदर जो है गोमूत्र मिला लिया, फिर उसमें गोमूत्र से उसमें मिला दिया। फिर हम जो है फिर जो है चौथा गव्य डालेंगे हम, घी उसमें डाल देंगे, घी मिला लिया। और फिर जो है फिर उसके बाद जो पांचवा जैसे दही है तो वो हमने मिला लिया इसके अंदर। तो इन पांचों को मिला करके पांचों को मिलाने के बाद में फिर हम जो है अंत में जो है जैसे एक गव्य हमने 50 ml की मात्रा में मिलाया, तो 50 ml को जो उसका जो दुगना जो है यानी कि 100 ml का जो है शहद हम उसके अंदर मिला लेंगे। तो शहद मिलाने के कारण जो है तो उसका जो जो टेस्ट जो है वो आपको जो है कुछ मतलब मीठा ही लगेगा आपको। तो और वो और फिर ऐसा जो वेज हो गया उसको फिर कुछ देर के लिए धूप में रख देंगे हम, 15-20 मिनट के लिए या 20-25 मिनट के लिए हम धूप में रखेंगे। और धूप में रखने के बाद जो है अब जो है हम जो पंचगव्य अमृत जो है अब हम उसे ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि हम जो है पंचगव्य अमृत का जो निर्माण जो है हम अपने घर पर ही कर सकते हैं। अब पंचगव्य अमृत को बनाने में जो है किन किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो हम एक बार और जान लेते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले तो ये है कि जो है सभी गव्य जो है ताजे लेने चाहिए। ताजे में भी जो घी हमारा पहले का हो सकता है, पर वो भी जैसे कि हमने अगर जैसे कि हमने अभी कल ही घी बनाया है तो उसको एक एक दो दिन या एक हफ्ते तक हम उसको यूज कर सकते हैं। तो और बाकी सभी जो गव्य जो है वो हमें ताजे ही लेने चाहिए हमें। और जैसे कि दूध और दही और घी और शहद इन सबको एक साथ ना मिलाएं। मतलब जैसे कि जो है पहले हम जो है दूध में हम पहले दही नहीं मिलाएंगे, पहले हम दूध में हम जो है या तो गोमूत्र मिला लें हम पहले, या दूध में घी मिला लें, उसके बाद फिर दही डालें। तो दूध और दही को एक साथ नहीं मिलाएंगे हम। और इन इन चीजों का ध्यान रखना है। और फिर जो है इसके बाद जो है इसको हमें कोशिश ये करनी है कि पंचगव्य अमृत जब बन गया यानी कि बनने के बाद में जब उसको हमने धूप में रख दिया 20-25 मिनट तक, और धूप में रखने के बाद के फिर हमें 1 घंटे के अंदर अंदर जो है उसका सेवन जो है वो अ, कर लेना चाहिए हमें। क्योंकि उसके बाद जो है ना फिर उसकी जो उपयोगिता जो है वो थोड़ी सी कम होती जाती है उसकी। तो इसलिए हमें 1 घंटे के भीतर भीतर ही उसका अगर अधिक लाभ लेना है तो हमें ले लेना चाहिए हमें। और हमें जो है पंचगव्य अमृत को हमें सिर्फ खाली पेट ही लेना चाहिए। और इसको जो है इसके लेने के ना 45 मिनट तक या 1 घंटे तक जो है हमें कुछ भी नहीं खाना, तभी वो हमें जो है अधिक फायदा देगा। अब जो ऐसा जो और ये जो एक वयस्क जो है उसके लिए जो है 15 से 20 ml ही काफी है। और पंचगव्य अमृत तो एक ऐसी चीज है कि जो पैदा होते हुए जो बच्चे को भी दिया जा सकता है उसको, जैसे कि 1 बूंद या 2 बूंद तक हम उसको दे सकते हैं। और उसके लिए इतनी मात्रा भी काफी रहती है। और अगर हम जो है इसमें जो है एक रिसर्च और करके सामने आया है कि जो लोग जो है जो लोग इस पे काफी समय से काम कर रहे थे तो उन्होंने उन्होंने ये बताया था कि अगर हम पंचगव्य अमृत को जो है अगर हम 7 से 21 दिन तक लगातार बच्चे को देते हैं पैदा होते ही,
जिस दिन बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही हमने इसको जो है 7 से 21 दिन तक अगर हमने जो है लगातार बच्चे को दिया, तो उसकी जो है इम्यूनिटी जो है वो इतनी स्ट्रोंग हो जाएगी कि उससे किसी इंजेक्शन को लगाने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उपयोग हमने अपने घर में भी किया। हमने इसको जो है 11 दिन तक हमने इसको उपयोग किया था एक बच्चे के ऊपर। तो उसे जो है किसी तरह की वैक्सीन की भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी अभी तक हमें। अब वो बच्चा अभी 2 साल का लगभग है, तो अभी तक उसे किसी वैक्सीन की जरूरत भी नहीं पड़ी हमें। और इसके जो है और उपयोग भी हम जान सकते हैं कि ये, हाँ, कैंसर में जो है ये इसके जो है कैंसर में ये विशेष रूप से लाभकारी है। किसी भी तरह का कैंसर हो, तो उसमें अगर हम जो है पंचगव्य अमृत बना करके इस तरह अगर हम रोगी को दें, तो वो विशेष लाभ देता है। और इसके बाद जो है अब हमारा है, हाँ, जब नारी को जो है प्रसव पीड़ा होती है, तो उस कंडीशन में जो है उस कंडीशन में उससे जस्ट हम ये माने कि जब वो दर्द जब बढ़ने लगता है, जब दर्द बढ़ने लगता है, तो उसी समय ही जो है अगर हमने ये पंचगव्य अमृत पिला दिया, तो 99% यही चांस होगा कि उसकी जो डिलीवरी जो है वो सामान्य डिलीवरी होगी। तो उसकी सामान्य होगी, उसको ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। चाहे जो भी जिस भी तरह की जो समस्याएं आती हैं, जटिलताएं आती हैं, वो सारी की सारी जो है वो समाप्त हो जाती हैं वो। और इसका इसका भी उपयोग हमने इसको घर में भी उपयोग किया, तो हमने देखा कि दो बार जैसे बच्चे हुए, तो दोनों बार जो है सामान्य डिलीवरी ही हुई, और जब पंचगव्य अमृत जब दिया गया तो। और इसके अलावा जो है ये पंचगव्य अमृत जो है एक हेल्दी व्यक्ति भी ले सकता है, कोई जो सामान्य व्यक्ति है वो भी ले सकता है। और कोई अगर जो है किसी को अगर कोई विशेष कोई समस्या ना हो, तो ये हर बीमारी में ही एक काम आता है। तो इसका उपयोग जो है हम जो है वो हर परिस्थिति में कर सकते हैं, और एज ए हेल्थ टॉनिक के रूप में भी ले सकते हैं। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी लिया जा सकता है इसको। अब इसके बाद आता है, अब हम देखते हैं कि जो पंचगव्य जो है, पंचगव्य में जो है पंच महाभूत किस प्रकार समाये हुए हैं। वास्तव में जो पंचगव्य जो है, ये जो है हमारे 5 महाभूत ही हैं। तो जिसमें जो है हमारा जो गोबर गोमय जो है वो पृथ्वी तत्व को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और जैसे जो दूध है ये जल तत्व है हमारा। और जो गोघृत है, जो गाय का जो घी है, ये अग्नि तत्व है, शुद्ध अग्नि है, अग्नि का ही रूप है ये। और जो गोमूत्र जो है ये वायु का रूप है। और जो छाछ और लस्सी जो है ये हमारा जो है आकाश तत्व का रूप है। तो हम ये देखते हैं कि जो है इस तरह से जो ये जो 5 जो गव्य जो है हमारे, तो ये जो है हमारे शरीर के अंदर जो है पांचों महाभूतों को बैलेंस करते हैं। और हमारे शरीर में जो किसी भी तरह के रोग जो होते हैं, वो इन्हीं जो है हम ये समझे कि इन 5 महाभूतों में जब बैलेंस बिगड़ जाता है, तभी कोई भी रोग हमारे शरीर के अंदर आते हैं। अगर हम जो है इन सबको अगर हम बैलेंस करने में अगर हम समर्थ हो, तो रोग तो बहुत दूर की बात है, कोई रोग आपके शरीर में कभी आ ही नहीं सकता इसके अंदर। और जैसे जो योग प्राणायाम करते हैं, तो वो भी एक अल्टरनेट मेथड है। तो जिसको जो अच्छा लगता है, वो अपने जीवन में उतार सकता है। तो इसमें अब हम ये देखते हैं कि अब इसमें जो गाय के जो पंचगव्य, तो अभी हमने यहाँ देखे। इसके अलावा जो गाय के जो गव्य जो है, उनका भी विश्लेषण जो है यहाँ पर जो है किया जा सकता है। जैसे कि जो है गाय के दूध से हमें पनीर भी मिलता है। तो पनीर को जो है वो किस कैटेगरी में रखेंगे हम, वो पंच महाभूत में वो कहाँ पर आएगा वो। तो हम देखते हैं कि जो पनीर जो है वो हमें दूध से मिला है। तो अगर हम देखें कि जो है दूध में से जो है दूध जो है मुख्य रूप से जो है वो जल का प्रतिनिधित्व जो है वो करता है। तो दूध में से अगर हमने जल निकाल दिया, जब हमने जो है दूध को फाड़ करके जब हमने पनीर बनाया, तो उसमें जल अलग हो जाता है, और एक सॉलिड जो सब्सटेंस है वो अलग हो जाता है हमारा। तो जो सॉलिड जो चीज जो पनीर के रूप में जो हमें मिली, तो उसको जो है हम पृथ्वी तत्व के समकक्ष रख सकते हैं। क्योंकि वो पनीर वैसे भारी भी होता है। आप देखिए कि जो पनीर को जब हम खाते हैं, तो वो उसमें थोड़ा भारीपन भी होता है, वो डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा जो है वो थोड़ा समय लगाता है वो। तो ये सब इसलिए भी हम जानकारी ले रहे हैं कि जैसे कि जब हम गव्य कल्प जब हम करें, तो गव्य कल्प में जो है पृथ्वी तत्व जो है, जो हमें भोजन को खाने की आदत है, तो अब भोजन जब हम एक ही बार में जब हमारे से हट जाएगा, जब जब मान लीजिए हमारी डेली रूटीन से जो हटाएंगे, तो शरीर में जो है ना अलग अलग शरीर जो है भोजन को मांगता है। तो उस भोजन की और पृथ्वी तत्व की भरपाई जो है पनीर के रूप में की जा सकती है।
और इसके इसके साथ जो है फिर हम दूध भी ले सकते हैं, पर हम जितना हम अन्य चीज भी लेंगे, हम जितना हम भारीपन, जितना हल्कापन लेंगे, हम हल्की चीजें जो ले सकते हैं जो, तो वो जो है दूध और जो है घी और जो गौमूत्र है ये अधिक लेंगे। और जो है जो छाछ है, लस्सी है, हाँ, ये जो है एक, जो छाछ जो है ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है ये, क्योंकि ये जो है आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है ये लगभग जो है हर तरह के रोगों में लिया जा सकता है, और ये बहुत हल्का रहता है, और इसमें जो है एनर्जी भी बहुत होती है इसके अंदर, और ये जो है आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि जो साधना में हमने देखा कि अगर हमारा आकाश तत्व शुद्ध होगा तो हमारा जो है ध्यान भी अच्छा होगा हमारा, और जो है हमारी जो आगे की जो यात्रा जो है, जो जैसे कि जो है हम हमारे जो पांचों चक्र हैं, जिसमें जो विशुद्धि चक्र जो है हमारा जो है यहाँ तक आता है, जो कि आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इसके ऊपर जब हम उठते हैं तो हमारा जो है ध्यान और जो हमारे जो अन्य जो लाभ है हमें वो मिलने लगते हैं हमें। तो इसके लिए जो है हमें जो है इस तत्व की जो शुद्धि करना हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखें कि ना इसलिए जो है ना गुरुदेव ने अपने 24 साल के जो महापुरुष चरण में जो उन्होंने किया, उन्होंने जो है जौ की रोटी और छाछ, दो ही चीज ली उन्होंने सिर्फ। तो उन्होंने जो है उन्होंने जो है वो पंचगव्य में से जो है सिर्फ छाछ को ही क्यों चूज किया, तो उसका जो है थोड़ा वैज्ञानिक पक्ष जो है वो थोड़ा आज समझ में आता है कि क्योंकि जो छाछ जो है वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और इसके और भी बहुत से लाभ हैं, मतलब और भी उसके जो है सूक्ष्म पक्ष और कारण पक्ष भी रहे होंगे उसके। तो अभी तो हम सिर्फ एक स्थूल पक्ष को अगर हम देख पा रहे हैं, तो पर इससे भी हमें जो है काफी आइडिया लगा कि जो है इसमें जो हमारे शरीर में जो है जिन चीजों का जो है हमें बैलेंस करना है, जैसे कि किसी में अगर पृथ्वी तत्व की कमी है तो वो पृथ्वी तत्व वाला जो जो गव्य है वो ले सकता है। इसके अलावा जैसे अन्य भी गव्य जो है, जैसे कि अगर हम दही देखें, दही के अंदर जो है तीन चीजें समाई हुई हैं। दही के अंदर जो अगर हम देखें कि उसके अंदर जो है घी भी उसके अंदर है, मक्खन भी उसके अंदर है, छाछ भी उसके अंदर है। तो जिसमें से हमने छाछ निकाल दी जो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है, मक्खन है। मक्खन क्या है? मक्खन में जो है अग्नि और जल दोनों जो है वो वास करते हैं। तो जो है मक्खन जो होता है, ये जो है जो छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए जो है मक्खन जो है वो बहुत ही अधिक उपयोगी है। वो जो है उसके अंदर जो है तीनों दोषों को शमन करने के लिए जो है वो हम छोटे बच्चों को मक्खन देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम जो है श्री कृष्ण की भी जो कहानियां जो हम पढ़ते हैं तो उसमें भी जो है श्री कृष्ण जो है वो अक्सर जो मक्खन चुराकर खाते थे। तो उसका जो है वैज्ञानिक पक्ष भी अगर हम समझें कि तो वैज्ञानिक पक्ष यही है कि जो छोटे बच्चों के लिए जो मक्खन जो है वो बहुत ही अधिक लाभकारी होता है, वो उसकी इम्यूनिटी को जो है बिल्ड करता है उसकी। तो इसलिए जो है हम मक्खन का उपयोग जो है छोटे बच्चों को विशेष रूप से देने में यूज कर सकते हैं, जो कि अग्नि तत्व और जल तत्व का सम्मिश्रित रूप है। फिर जब हम मक्खन को जब हम गर्म कर देते हैं तो उसमें जल तत्व जो है वो उड़ जाता है, और उससे हमें घी मिलता है, यानी कि उसमें सिर्फ अग्नि तत्व शेष रह जाता है। और इसके अलावा जो है हाँ, अब हम जो है अब हम ये देख सकते हैं कि जो पंचगव्य की जो उपयोगिता जो है वो किन किन फील्ड में हम इन्हें उपयोग कर सकते हैं हम। तो वैसे तो ये पंचगव्य के जितने भी आयाम है, जैसे पहला आयाम हम देखें कि संपूर्ण रोगों की चिकित्सा, इसमें जो है प्रत्येक आयाम जो है अपने आप में इतना बड़ा है कि इसमें जो है एक एक लेक्चर हो सकता है आराम से। तो इसमें जो है संपूर्ण रोगों की चिकित्सा जो है इसमें इसमें जो हम ये मानते हैं कि हमारे शरीर में जो है ना मुख्य रूप से जो है 12 अंग होते हैं। तो उन 12 अंगों की चिकित्सा के लिए जो है हम गोमूत्र और जो है पंचगव्य के जो है विविध रूप को मिला करके हम जो है इनसे हम जो है इन सभी अंगों की चिकित्सा की जा सकती है। और इसके बाद जो है अब हमारा आता है जैसे हमारा जो है नैसर्गिक जो खेती है जिसको हम जैविक खेती बोलते हैं। जैविक खेती की उपयोगिता आज के समय में क्यों है? क्योंकि आज के समय में जो भोजन जो हम ले रहे हैं वो मैक्सिमम जो विषाक्त हो गया है, और जो है भूमि में यूरिया और डीएपी जो है जो कि फसलों की पैदावार को बढ़ाने के नाम पर डाला जा रहा है। वास्तव में यही जो विष जो है यही हमारे भोजन को जो है वो खराब कर रहा है, और बड़े बड़ी बीमारियों का कारण भी यही बन रहा है। तो आज के समय में जो जो कैंसर का जो सबसे बड़ा कारण जो है
वो जो है वो अधिक मात्रा में यूरिया डीएपी का यूज करना ही है। इसके लिए हम एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं हम कि जो पंजाब में बठिंडा एक जगह है, वहां वहां पे जो गांव जो है, वहां उन लोगों ने इतना अधिक यूरिया डीएपी डाला कि उनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको कैंसर ना हो। मतलब हम ये देख सकते हैं कि जो है, और जो है कैंसर ट्रेन जो है वो विशेष रूप से जो है वो उन्हीं लोगों के लिए ही चलाई गई थी जिनके घर में जो है हर उनके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिनके घर में जो कैंसर ना हो, क्योंकि उन्होंने यूरिया डीपी की इतनी अधिक मात्रा यूज की अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए कि वो सारा विष जो है हाथों के माध्यम से, भोजन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर समा गया। तो अब यह है कि इसका जो उपाय जो है वो पंचगव्य में क्या हो सकता है। पंचगव्य में जो है गाय का जो गोबर है वो पृथ्वी तत्व का शुद्ध रूप है, और केवल गाय का गोबर ही ऐसा है कि जो कि पृथ्वी तत्व को शुद्ध कर सकता है, और पृथ्वी तत्व को शुद्ध करने की क्षमता जो है किसी भी केमिकल में नहीं है। तो या तो जो है, या तो ईश्वर उसको शुद्ध कर सकता है, जैसा कि हमने हमने देखा कि कोरोना के समय में जो है जल जो जितना दूषित था, तो उसके बाद जो है वो जो है शुद्ध अपने आप ही हो गया, क्योंकि जब हमने उसमें पोल्यूशन करना बंद किया तो प्रकृति ने उसके अपने आप ही उसे शुद्ध कर दिया। इसी प्रकार से अगर प्रकृति चाहे तो जो है वो भी धीरे धीरे जो है उसको भूमि को शुद्ध कर सकती है। और दूसरा जो विकल्प जो है वो देसी गाय का गोबर ही है, जो कि भूमि को जो है शुद्ध कर सकता है। और इसमें जो है जो भूमि को शुद्ध करने में जो है उसे 1 से 3 साल जो है वो इतना समय जो है भूमि को लग सकता है। वो इस पे डिपेंड करता है कि हमने भूमि में कितना अधिक विष डाला है, तो उसके अनुसार जो है 1 से 3 साल इसमें लग सकता है। अब इसके बाद जो है इसमें जैसे कि जो है बिजनेस में भी जो है इसमें हम जो है पंचगव्य यूज कर सकते हैं। इसमें हमने भी जो है कुछ इसमें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो है गोवर्क बॉयलर और वैदिक मथनी इन सब का जो है हमने बनाया है। और इसमें जो है हर व्यक्ति जो है अपने अपने अनुसार जो है इसमें अपना बिजनेस इससे बढ़ा सकता है। और इसमें जो है फिर शिक्षण संस्थान में जो है गौशाला में भी इसका उपयोग हो सकता है। और इसके जो गुरुकुल वगैरह जो हम शुरू करते हैं उसमें भी इनका उपयोग कर सकते हैं। और आज के समय में जो है जो साइंटिस्ट जो है उसका जो है बहुत से लोगों ने इसका जो है गोबर से कागज का भी निर्माण किया है, और उन्होंने इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट भी लिया है। ये एक जो है हमारे जानकार भाई साहब हैं, तो वो जयपुर में है, तो उन्होंने जो है यह कार्य किया है उन्होंने। और इसके बाद जो है अब हमारा आता है प्रदूषण नियंत्रण जो है, जैसे यज्ञ विज्ञान जो है, जिसमें जो है दीदी ने भी काफी अच्छा काम किया है, तो पोल्यूशन कंट्रोल करने में भी जो है ये काफी हद तक यूज होता है। और अब है आध्यात्मिक दैवी शक्तियों का आह्वान। तो इसमें जो है इसमें जैसे इसमें तो जो है सबसे अधिक कार्य है, तो हमें लगता है कि गुरुदेव से अधिक कार्य तो किसी ने किया ही नहीं है। तो गव्य कल्प के रूप में जो है जो गुरुदेव ने जो कार्य किया है, और इन्होंने जो 24 महापुरुष चरण जो किए हैं, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा हम समझ सकते हैं हम। और इसके जो है और भी बहुत से आयाम हो सकते हैं, तो इसमें जो व्यक्ति अपने अपने अनुभव जो है अपने अपने अनुभव इसमें हम ऐड होते जाएंगे, तो पंचगव्य के और भी आयाम जो है हम इसमें जो पंचगव्य में और भी विशेष परिस्थितियों में या सूक्ष्म और कारण रूप में भी जो है कई तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अब अंत में जो है हम ये देखते हैं कि ये चित्र हम देखें ना, ये चित्र हम देखें कि जो गुरुदेव ने जो अपने जो 24 साल के जो साधना में जो है जो उन्होंने जो यूज जो किया, जो कि पंचगव्य को जो है किस प्रकार उन्होंने यूज किया, तो हम देखते हैं कि जो है ना गुरुदेव जो है जैसे जौ की रोटी, तो जौ की रोटी जो 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 खेतों में जो उगती थी उस समय तो जो है इतना अधिक विष नहीं था खेतों में। वो तो शुद्ध ही, वो तो जो है जो जो खेत जो होते थे वो गाय के गोबर भी उसमें जो है खाद के रूप में यूज होता था वो। उसके बावजूद भी जो है फिर गुरुदेव ने उसमें क्या किया कि जौ की रोटी को संस्कारित किया। संस्कारित कैसे कि जो गायों को पहले जौ खिला करके, और फिर जो है गाय उसको अपने शरीर में लेकर के प्रोसेसिंग करके संस्कारित करके, और फिर गोबर में जो है वो जौ वापस मिलते थे। तो जो गोबर के रूप में जो हमें जो मिलते थे, तो उसको जो है फिर वंदनीय माता जी जो है उसको जो है वो साफ करके फिर उससे फिर जौ के दाने बीन करके, और उस जौ के दानों से जो है फिर उसको पीस करके और फिर उसकी जो रोटी जो बनती थी, तो ऐसी रोटी का जो है जो सेवन जो है वो गुरुदेव ने किया, जो जौ की रोटी जो थी, और जो है छाछ। तो ये हमने देखा कि
कि जो है इससे जो है इससे उन्होंने 24 साल जो बिताए, और उनको जो है गुरुदेव ने अपना एक शब्द और यूज किया कि उन्हें कभी भी जो है इसके लिए कभी भी बोरियत महसूस नहीं हुई, बोरियत। तो ये एक जो है बहुत गहरी चीज है जो समझने वाली है। जैसे कि जो गुरुदेव ने बताया कि उन्होंने अपने साधना काल में कभी बोरियत महसूस नहीं करी। तो ऐसा जो है उसके कारण तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर हम जो है अगर हम उसको पंचगव्य की दृष्टि से हम देखें, तो हम जो है उसको यही देख सकते हैं कि जो है गुरुदेव की जो साधना जो थी वो सतोगुणी साधना थी, और गाय का शरीर भी पूर्ण रूप से सतोगुणी होता है। तो गुरुदेव ने जो भी जो है अन्न जो लिया, जो कि संस्कारित अन्न दिया, और जो है देसी गोमाता की छाछ दी, वो भी जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो सतोगुणी ही थी वो। तो उससे जो है उनकी जो भावनाएं जो है पूरी तरह से उनके वश में होती थी, और वो साधना काल के आरंभ से लेकर के और अंत तक जो उन्होंने चाहा वो पाया। और जो जो उन्होंने जो इतना सुंदर जो ज्ञान जो हमें दिया, उन सबका भी हम लाभ ले रहे हैं। और गुरुदेव ने जो इसमें जो एक गव्य कल्प के बारे में जो बहुत अच्छा से जो बताया, जो उन्होंने बताया कि जो है जो उन्होंने अन्नमय कोश में ही बताया। गव्य कल्प का गुरुदेव ने बताया तो अन्नमय कोश में है, परंतु गुरुदेव ने गव्य कल्प को आत्मकल्प भी कहा है। तो आत्मकल्प उन्होंने इतनी बड़ी बात कैसे कही, तो इसके बारे में जब जब हमने विचार किया तो हमने ये पाया कि जो है जिस की जो आत्मा तक पहुंच है, यानी कि जो इसका जो है ना हर शरीर में जो है इसके कुछ ना कुछ फायदे मिलते हैं हमें, जैसे कि अन्नमय कोश है, फिर प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, और फिर विज्ञानमय कोश है। जैसा कि हमने पहले भी देखा हमने कि इससे जो है हमारा एंगल ऑफ विजन तक हमारा चेंज हो जाता है हमारा। तो जो हमारा एंगल ऑफ विजन चेंज हो गया, तो यानी कि अब हम जो है आत्मा को पाने के बिल्कुल करीब हैं। मतलब हम जैसा हम जो है देखना चाह रहे हैं, हम उस तरह से हम जो है अब जो है हमारा मन जो है हमें रोकता नहीं है हमें, और हम जो है इसी मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। तो इस तरह से हमने ये समझ में आया कि जो गव्य कल्प की जो पहुंच जो है वो विज्ञान में कोश तक तो हमें समझ में आती है हमें, कि विज्ञान में कोश तक तो जो है हम जो है विचारों और भावनाएं जो है उसको लेने के बाद में जो है कि किस तरह जो परिवर्तित हुई, और इसमें जो है क्या क्या हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन आया। तो थोड़ा सा देख करके तब समझ में आता है कि हाँ गुरुदेव ने कितनी गहरी बात कही कि जो है गव्य कल्प इन्होंने शुरुआत इन्होंने अन्नमय कोश में कराया, और इनको कहा आत्मकल्प की आत्मा तक भी मोक्ष को पाने के लिए भी जो है हम जो है गव्य कल्प जो है एक हमारा जो है एक सटीक माध्यम सिद्ध होगा। जैसे जो है चांद्रायण तप है हमारा, जैसे हम पापों को गलाने के लिए है। तो अलग अलग जो है जो टूल जो है गुरुदेव ने इतने हमें उपलब्ध कराए हैं। तो इनमें से हम अपने अनुसार जो है जो हमें अच्छा लगे वो हम चूज कर सकते हैं हम। और और जो है इसके अंदर वैसे और भी बहुत कुछ है, पर मुझे लगता है कि प्रश्नोत्तरी का समय हो गया है। तो मैं इसी के साथ ही अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जी भैया, प्रणाम। जी भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद। निश्चित ही हम आपके बताए हुए लाभों से लाभान्वित होंगे और आपका बहुत वर्षों का अनुभव है इसमें। हम सभी ये जान सकते हैं इसमें आपके इसके अनुभव के माध्यम से जो है हम लोगों को ये जानने को मिला और बहुत ही सटीक अनुभव है। तो अब जो है बाबूजी को भी इसमें जो है निवेदन है कि बाबूजी भी हमें इसमें अपना आशीर्वाद दें। जी बाबूजी। हाँ, ओके। प्रणाम। जी हाँ, नितिन जी प्रणाम। बहुत प्रणाम। शानदार अनुभव मिलता है और आपके शोध को नमन। साधना आप उसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो सारे पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम करते हुए देखिए, इसमें एक मंत्र है जो वेद में जिस मंत्र से गाय का पूजन होता है उसको थोड़ा हम लोग छू लें तो श्रद्धा और बढ़ेगी। इसमें जितना बताया गया कक्षा का विषय उसमें मंत्र में है, उसके रिसर्च स्कॉलर है जमदग्नि। तो माता रुद्राणाम देखिए नहीं, ओम माता रुद्राणाम दुहिता वशुनाम स्वसा आदित्य नाम अमृत से नाभे ही। इसका मतलब हुआ कि रुद्रों की माँ है गाय। रुद्र एकादश होते हैं, तो 10 प्राण और आत्मा देखिए इसको प्रसवित करते हैं। समझिए
आत्मा को प्रक्षालित और उसमें ब्रह्म वर्चस्व बढ़ता है, आत्मा का तेज। और 10 प्राण है, अपान व्यान उदान समान और देख रहे हैं इसमें, और ये उसके और भी नागपुर में क्रिकल वगैरह, तो इस 10 प्राणों को ये प्रसूत करता है। यानी कोई भी साधक है जो इसका लाभ ले तो इतना लाभ तो मिलना ही मिल रहा है, क्योंकि वेद ईश्वरीय वाणी। माता रुद्राणाम दुहिता वसु नाम, वसुओं की दुहिता है, पुत्री है। वसु 8 कहे गए हैं, 5 पृथ्वी, 5 महाभूत सूक्ष्म को रखा गया है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। तो ये सब इसमें वास करता है। इसका मतलब होता है कि सभी को पोषण देगा ये। स्वसा आदित्य नाम, सूर्यों की बहन है ये। तो सूर्य से आदित्य कहलाते हैं, पहले प्रथम उत्पन्न ये बनने का। तो इसे इन्होंने इस तरीके से रहा, तो वो उसमें आता है कि ये सभी तरह के ये प्रकाश को, आदित्यों को जो गति करता है उनकी बहन कह दिया। इसमें देखिए कितनी कमाल। सूर्य नाड़ी अभी बताया ना इसमें, नितिन जी के ऊपर वाला सूर्य नाड़ी है और वो रीढ़ के हड्डियों से गुजरता है और वो सब जगह जा करके सीधे जाकर दूध में उसके तत्वों को भरता है। तो वो स्वसा आदित्याम अमृतस्य नाभि, अमृत का उद्गम यही है। महागाम अनागाम, उसमें प्रणुवोचम विचिकृतेषु, हे ज्ञानियों, हे इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, हे ऋषियों, हे मुनियों और हे देवता गणों, उसके कहा गया है प्रणुवोचम विचिकृतेषु महागाम अनागाम। इस अहिंसक जंतु को कभी भी भूल करके भी किसी भी तरीके से उसकी वध न करें, महागाम, हिंसा न करें, ये नष्ट हो जाएगा अमृतस्य नाभि को। तो पूरी सृष्टि में एक बहुत बड़ा, अब उसकी भरपाई नहीं। माता वस्तु ने उसमें नविद्यते कहा है, श्रावणी पर्व में इसका हम लोग 10 स्नान किया जाता है, उसमें 5 इसका भी है। उसी में कहा गया है कि ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, ब्रह्म को तो तुलना किया जा सकता है कि सूर्य के समान प्रकाशमान है। और भी इंद्र पृथ्वी से भी महान कह दिया था, देव को भी कह दिया कि समुद्र समम सरा, लेकिन माता गोस्तु न विद्यते, गाय की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, कोई ऑप्शन नहीं, उसका कोई विकल्प नहीं। तो ये उसके गुणों को देख करके, गुणबोधक को लेकर कहा गया है। तो हमें, हम जो भाग्यशाली लोग हैं जो कि गाय पालन की सेवा में लगे हैं या उसका सेवन करने को मिल रहा है किसी तरीके से, बात पीत कफ तीनों को हमने देखा कि अद्भुत है इसमें। तो नितिन जी आपको बहुत बहुत आभार। और अच्छा देखिए, गाय शब्द है सिर्फ इस जंतु के लिए नहीं है, गाय शब्द है वो बहुत ही व्यापक अर्थों में लिया जाता है। ब्रह्म ज्ञान को भी गाय कहा जाता है, क्योंकि अब ब्रह्म विद्या अहिंसक है, ये मर नष्ट न होने पाए। तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है, पंच कोशों के जागरण में ये सहायक होता है, क्योंकि सबको शुद्ध करता है। तेजी सब शुद्ध कर देगा तो आत्मा का प्रकाश साफ है कि साफ दिखने लगेगा। तो प्रक्षालन में यह मदद करता है किसी भी तरह का। तो अमृतस्व नाभि इसमें, तो एक तो ये आयम गौ पृथ्वी, ये जो है जितने आकाश में गोल गोल जो ज्योतिर्पिंड चमक रहे हैं, ग्रह नक्षत्र तारे, तो उसमें से वो जो स्व प्रकाशित हैं वो प्राण की वर्षा करते रहते हैं। तो इसलिए इस सूर्य को भी गौ कहा गया है। तो इन प्राणों का जब उद्गम है, चाहे वो इसके माध्यम से मिल रहा हो या गायत्री के माध्यम से मिल रहा हो, तो या सूर्य के माध्यम से मिलता है, तो ये गाय संज्ञक होते हैं। तो हम इनका सेवन करके लाभ लें, और जहाँ पर ये सुविधा बनती है तो प्रत्यक्ष आहार के रूप में इसका लिया जा सकता है। तो धन्यवाद। कुछ प्रश्नोत्तरी सेशन में अब हम लोग आए, नितिन जी उसका उत्तर देंगे, और जो साधना संबंधी है उसके हम उसमें हेल्प करेंगे साथ साथ। जी देखिए विकी जी का हैंड रेज है। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। हाँ बाबूजी, आज की कक्षा में जर्सी गाय जो क्रॉस ब्रीड नस्ल की हैं, क्रॉस ब्रीड की जर्सी और फ्रीजियन जो कुछ भी हो, और देसी गाय के इनके नस्लों पे प्रकाश डाला गया, और मैं उसके कुछ दुष्प्रभाव के बारे में भी बात किए गए। जबकि मैं आसपास देख रहा हूँ
मतलब मुख्यतः इन्हीं क्रॉस ब्रीड की ही गायों का इस्तेमाल हो रहा है। और उसके बाद जो गौ उत्पाद जो नेशनल या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके जो गौ उत्पाद बिक रहे हैं, जहाँ पे दूध की उपलब्धता नहीं हो रही है, वहाँ उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस स्थिति में मोबिलाइजेशन में लोग हैं, अब वो उस समय उसको कैसे काटेंगे उसके, क्योंकि अब ये तो पता नहीं कि ये उत्पाद देसी गाय से बना है, प्योर देसी ब्रीड है, या वो है मुनाफे के लिए अपना। तो इसमें कैसे साधक जो है गौ उत्पादों का बाहर सेवन भी करे, उसके साइड इफेक्ट से भी बचें। जी नितिन जी। जी जी भैया, भैया एक तो इसमें ना हम ये कर सकते हैं कि जो देसी गाय जो लोग पाल रहे हैं, जैसे जैसे ही हम भी अभी शहर में रहते हैं, हमारे आसपास भी जो है देसी गाय जो है बहुत ही कम है। पर जो लोग पाल रहे हैं उनसे हमें जो है दूध लेना चाहिए, हमें चाहे वो महंगाई क्यों ना दे। तो वो अगर महंगा देंगे और रेट भी ज्यादा लेंगे तो भी हम कहेंगे कि हमें देसी गाय का ही दूध चाहिए, जिससे कि जो है लोग अधिक से अधिक लोग उसको पालेंगे उसको। तो पहली चीज ये है कि हम जो है हम उनका सहयोग करें। हम अगर हम नहीं भी पाल सकते तो हम उनका सहयोग करें, जिससे कि जो उनको जो जो धन पर्याप्त मात्रा मिले और हमें उसके जो है गुणों का हम पूरा लाभ उठाया जाए उनका। और दूसरा है कि जो है पहचान करना वैसे तो बहुत मुश्किल है कि ये देसी गाय का प्रोडक्ट है या किसका है। तो उसके लिए, क्योंकि जो उसकी जांच के लिए जैसे A1 A2 मिल्क जो होता है, तो उसके लिए तो जो है लेबोरेटरी में जब मिल्क जाएगा तभी हम देख सकते हैं। पर इसके साथ साथ हम भी पैरेलली काम कर रहे हैं इस पे कि जो है देसी गाय और जर्सी गाय के दूध को जांच करने का क्या कोई ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हम बना सकते हैं। तो उस पे हमारा शोध चल रहा है अभी हमारा उसमें। तो बाकी ये है कि देसी गाय की पहचान के लिए जो है हमें जो मुख्य रूप से जो उनकी जो 5 पहचान जो है, हमें उन्हीं को देख करके ही हमें ये पहचान सकते हैं कि ये देसी गाय है या नहीं है। तो उनमें जो मुख्य रूप से जो 3 जो है, जैसे कि एक तो उसका जो है जो ऊपर जो सूर्य की तो नाड़ी है वो, और एक जो उसका जो गल कंबल है ये, और उसकी जो पीठ के पीछे जो घुमावदार जो है वो मुख्य रूप से 3 जो पहचान है, हमें उनको देख करके हम पहचान हो सकती है कि देसी गाय है या नहीं है। जी भैया। जी जी भैया, मेरा ये था ना, मोबिलाइजेशन में जैसे हम जाते हैं कहीं बाहर हैं, तो वहां हम दूध कहीं से खरीद नहीं रहे। सतोगुण में आस्था है, हमने चूड़ा दही का सेवन कर लिया, रसगुल्ला का सेवन कर लिया, और उस समय उसके साइड इफेक्ट को काटने के लिए हमारे पास यौगिक विधि क्या हो। सोल्जर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो तो बाहर काम कर रहे हैं, वो ये सोच हाँ रहे हैं कि जी। ये मिल्क प्रोडक्ट। तो हाँ उस जी। समय हमारे यहाँ हमारे अंदर से क्या किया जाए जो हम उसका सेवन भी करें, अब जैसे उससे गंभीर बीमारियां भी हो सकती है, तो हम उसको कैसे काट सकते हैं। इस पे आपने बताया भैया, इस समझ में आया। ये तो घर के लेवल पे हम इसको अमल में ला सकते हैं कि जो दूध है हम उसको उसको प्राथमिकता दें, चाहे वो हमें महंगे कीमत पे भी मिले हम ले लें। लेकिन जो बाहर का दौर है वहां पे तो हम अच्छा जान के उसको खा रहे हैं। तो क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है, कोई ऐसा ध्यान का माध्यम है जिससे हम जो है उसके साइड इफेक्ट को काट दें। जी जी, ये हमें इसके लिए तो हमें लगता है कि ना इसके लिए जो है बाबू जी अधिक अच्छा उत्तर दे सकते हैं। हम तो जो जैसे सामान्य जन जो होते हैं, या तो जो है वो जर्सी गाय के दूध का उपयोग ही ना करें या फिर कभी का उपयोग ही ना करें, या फिर जो है जैसे कि आज के समय में जो हम अन्न भी लेते हैं उसमें भी जो है सब में यूरिया DAP या उसमें भी विष होता है। तो हम जो है उसको संस्कारित करके या गायत्री मंत्र का उच्चारण करके, या फिर जो है हम उसमें जो है ब्रह्म भाव रख करके कि ईश्वर जो है कण कण में विद्यमान है, तो इस तरह के भाव रख करके जब हम लेते हैं तो वही जो भावनात्मक जो जो इफेक्ट जो है वो हमारा भोजन के ऊपर आएगा, और वही भोजन हम लेंगे तो उसका प्रभाव जो है वो नेगेटिव इफेक्ट जो उसका थोड़ा सा कम हो जाएगा। और बाकी जो है थोड़ा बाबूजी इसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं। जी जी भैया। प्रणाम भैया। जी विष्णु जी, सरल है, क्योंकि गाय के साथ में 4 और भी इसके सहयोग करने वाले तत्व होते हैं। गीता, गाय, गोविंद, गायत्री। तो ये हम लोगों को होता है, इसमें गायत्री मंत्र हो गया, गीता हो गया, या ईश्वर को हम स्मरण करके सीधे लेकर के चार्ज करते हैं। तो इसमें ये जो ऑप्शंस दिए गए रहते हैं, तो सीधे सूर्य सूर्य देखिए, कल की कक्षा में जो होगी उसमें भी कुछ इसके आ सकते हैं, प्राण का उत्पादक सृष्टि में कहाँ कहाँ से है। तो इसमें हम लोग गायत्री महामंत्र शब्द ले लेंगे, और इसमें कहा गया नमस्ताम्या वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानम आयु। देखिए, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम। तो ये जो होगा करता है, इसका कोई पूछ पकड़ ले तो भी ब्रह्मलोकम चला जाएगा।
तो अपनी चेतना को इतना शुद्ध कर लिया जाए कि बाहर से जो भी सप्लाई में दूध आ रहा है उसके साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो वो उस स्तर के ऋषि लोग कर लेते थे। दुर्वासा जैसे लोग कहीं भी, जो प्रवास में रह रहा है तो कहाँ कहाँ से फिल्टर करके दूध मांगते रहेगा। वो परिव्राजकों की डिक्शनरी में नहीं है ये सप्लाई कीजिए, वो लाइए, हम यही दूध पीते हैं वही देते। गुरु जी कहा कि तू तो आफत वाला संत बन गया। तो कहाँ जहाँ मिले जो मिले खाओ पकाओ पचाओ। इसका मतलब होता है कि भीतर से आत्मा ही प्राण को, आत्मा ने से प्राण हो जाता है। ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है सृष्टि के उद्गम से। सूर्य ने ही पृथ्वी पैदा किया, वनस्पतियां आ गई, सब क्रिएचर्स आ गए, गाय आ गए, जीव जंतु आ गए। तो हम डायरेक्ट सूर्य से क्यों नहीं ले रहे उस दूध को? तो गायत्री जी महामंत्र सबसे शानदार तरीका है उस दूध को अंतरिक्ष से खींच लेना। जी जी जी, स्पष्ट हो गया बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। जी नागेंद्र बाबूजी। हाँ जी, बाबूजी आप प्रणाम। अनम्यूट हाँ जी प्रणाम। बाबूजी हम लोग एनसीआर में रहते हैं, यहाँ पर गाय का दूध जो मिलता है हरियाणा से सप्लाई होता है, और उसकी क्वालिटी हम देखते हैं कि गाढ़ा बहुत दूध होता है। मतलब नॉर्मली जो भैंस वगैरह का दूध होता है उससे भी गाढ़ा हम लोग को मिलता है, और इससे मजबूर होकर के हमें मतलब उसका जो डाइल्यूटेड वर्जन है वो लेना होता है। ये इस तरह की क्वालिटी कहाँ से मतलब वो लोग इस तरह की गाय कहाँ मिलती है जो इतना गाढ़ा दूध मिल जाता है, और वो सप्लाई भी कर रहे हैं वो इसको मतलब नितिन भैया जैसे बता रहे थे उसमें ये हल्का होता है, और इसको किस तरह से चेक किया जाए कि अब ये शुद्ध है कि नहीं है? इसका क्या तरीका हो सकता है? इसमें तो नितिन जी हमको ऐसा ये लगता है कि ये जो पशुपालन विभाग के डॉक्टर है उनके जिम्मे रहता है चेक करना चिलिंग प्लांट है कहाँ से लाते हैं। और वो तो एक केवल वहां से डायरेक्ट सप्लाई का हो सकता है कि उसकी मात्रा हो, लेकिन इसके विशेषज्ञ जांच करने की जिम्मेवारी पशुपालन विभाग को ही रहती है कि जहाँ पर कि ये बन रही है तो लिखा गया है वैसा है कि नहीं है, और है तो उस रेशियो में कैसे किया है। तो आज के युग में कुछ भी संभावना है, लेकिन उसमें भी कुछ लोग होते हैं कि जो गारंटी देता है कि इतना है ही है मानक का स्टैंडर्ड। तो उसके गढ़ापन का कारण चिकित्सक बता सकते हैं कि उसमें ये गाढ़ा क्यों लग रहा है, इसमें क्या क्या लिखा रहता है। तो वो सामान्य आदमी की पकड़ में नहीं आएगा। और इधर के जितने हमने चिलिंग प्लांट देखे, हमने थे एनिमल हस्बेंड्री में, तो चिलिंग प्लांट में तो कोई मान ले कि किसान से दिया कि उसमें कोई देसी गाय का भी निकल गया, विदेशी का भी निकल गया, वो तो अधिक से आय के लिए पालन किया है। तो अब थोड़े है कि कोई दे दिया है 2 किलो गाय का दूध तो उसको हम अलग खौलावे, अलग बेचें, अलग सप्लाई करें, अलग निकालें, तो टैंकर उस दिक्कत आएगी। तो सबको एक ही में डाल करके उसको चील्ड के द्वारा उसको किसी तरीके से हार्मफुलनेस वाला है उसको तत्व हटा दिया जाता है और आम पब्लिक के सप्लाई के लायक बनाया जाता है। तो वहां पर संभव नहीं है, लेकिन ये गढ़ापन का कारण क्या हो सकता है नितिन जी, क्या है आपको? जी जी बाबूजी, गाढ़ेपन का कारण जो है एक तो ना जो गाय का भोजन होता है, जैसे कि जो गाय ना, एक तो जो गाय जो है जो खल वगैरह ज्यादा खाएगी या कुछ ऐसा आहार खाएगी और ज्यादा घूमेगी फिरेगी नहीं, तो उसका दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो सकता है। पर इतना गाढ़ा नहीं होगा कि भैंस से भी ज्यादा गाढ़ा हो जाए, मतलब इतना नहीं होगा, क्योंकि आज के समय में एनसीआर रीजन में तो मिलावटी दूध तो बहुत अधिक मिल रहा है। बहुत, तो वो जरूरी नहीं कि, और गाय के दूध को ना टोन करने की आवश्यकता नहीं होती, उसमें फैट निकालने की आवश्यकता होती नहीं। अगर वो शुद्ध देसी गाय का जो दूध है तो उसको जो है ना, उसको जैसा जो गाय हमें दे रही है हमें उसी रूप में ही हमें उसे लेना चाहिए। हमें उसको जो है टोन करके और मशीनों से निकाल के उसमें तो उसकी गुणवत्ता जो है पूरी रूप से जो है चेंज हो जाएगी। और इसके अलावा जो है दूध को ना हम जो है आज के समय के हिसाब से 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं गुणवत्ता के हिसाब से, जिनमें जो सबसे जो उत्तम जो गुणवत्ता है वो देसी गाय की दूध की रहेगी। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो दूध जो आएगा वो भैंस का दूध दे सकते हैं हम। और जो तीसरा और चौथा तो हमें यूज नहीं करना चाहिए, पर तीसरे नंबर पर जो है वो हमारा जो है जर्सी गाय का दूध हो गया। और चौथे नंबर पर जो है जो पैकेट बंद दूध जो है, जो पैकेट में जो आज के समय मार्केट में आता है, वो जो है जर्सी गाय का ही जो है प्रोसेस्ड फॉर्म है, वो दूध जो पैकेट वाला फॉर्म जो है, तो उसको तो पूरा ही इग्नोर करना चाहिए। मतलब हमें तो हमें जो है पहले दो तरह में अगर हमें दूध मिल जाए तो अच्छा रहता है। और तो यही चीज, इन चीजों का हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जी नितिन भैया भैया इसमें। हाँ नितिन भैया, जी कंट्री डिलाइट एक कंपनी है जो बहुत ही डिसिप्लिन वे में सप्लाई करती है, और वो उनका सप्लाई का सिस्टम बहुत ही अच्छा है। और वो हम लोग जैसे गाजियाबाद में भी वो सप्लाई कर रहे हैं और बहुत
ठीक टाइम से आ जाता है और एकदम डिसिप्लिन वे में करते हैं। लेकिन ये एक क्वालिटी जो उसकी है उसको मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास संसाधन है, आप इसको चेक कर सकते हैं कि किस तरह से ये इतना गाढ़ा दूध सप्लाई कर पाते हैं। जी काइंडली। बाबूजी, एक मेरा भी अनुभव है इसमें। जैसे आप ये गाढ़े दूध का भी बता रहे थे, तो अभी हमारे साथ भी ये समस्या आई थी कि अभी हम भी गुड़गांव में ही रह रहे हैं। तो एक दूध वाले भाई ने बोला कि ये हमारे पास साहिवाल का दूध है, तो आप ही लेके देखो। तो हम लोगों ने एक दिन, पहले दिन तो प्योर दूध दिया, फिर दूसरे दिन से वो उसमें भैंस का दूध मिला के लाने लगा। तो क्योंकि शुरू से हम शुद्ध दूध का बहुत टेस्ट रहा है, गांव में रहे हैं, तो पूरा पहचान लेते हैं कि कौन सा गाय का, देसी गाय का है, कौन सा इसमें जो है हमारी फ्रीजियन जर्सी का है, और कौन सा भैंस का दूध है। तो पीते ही पता लग गया। तो उससे हमने बोला, तो वो शर्मिंदा हुआ। हमने कहा तुम भाई हमें गाय का दूध नहीं लेते हो, भैंस का इसमें मिला के ले आते हो। तो शर्मिंदा हुआ। फिर उसने आगे से जो है कुछ प्योर गाय का दूध दिया। फिर उसके बाद फिर उसमें वो दोगली गाय का दूध मिला के लाने लगा, क्योंकि उसकी स्मेल अलग होती है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर जैसे है उनके गाय आसपास संपर्क में है देसी गाय, तो देसी गाय के शरीर में से जो गंध निकलती है, बिल्कुल वैसे ही गंध दूध में आती है। बहुत मीठी सी गंध होती है। अगर कभी जाने का मौका मिले, उसके शरीर के पास में खड़े होने का मौका मिले, तो बहुत मीठी मीठी गंध आती है, और वही गंध बिल्कुल देसी गाय के दूध में आती है। तो वो गंध से बहुत इजीली हम लोग पहचान सकते हैं। वो तन्मात्रा साधना से उसको गंध को सेव कर लें, और बहुत इजीली पहचान सकते हैं कि ये देसी गाय का दूध है, भैंस का दूध है, या फिर जो है ये जर्सी नस्ल का दूध है। तो ये भी एक परीक्षण हो सकता है। लेकिन अगर गाय का दूध, भैंस का दूध जो है, अगर उसमें जो हमें दूध मिल रहा है, उसमें 7% से 6%, 7% जो है भैंस के दूध में फैट होता है, जो वो पीक पे जाता है, 6-7% जो है उसमें निकलता है। और गाय के दूध में जो है 4% तक ही फैट होता है। इससे अगर अधिक आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जरूर उसमें गड़बड़ की गई है, या कुछ ना कुछ वो लोग उसमें कर रहे हैं। जी। तो भैया ये तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा था नितिन भैया को, क्योंकि ये कंट्री डिलाइट जो है ये बहुत ही व्यापक स्तर पर सप्लाई कर रहा है, और ये मतलब इसमें कहीं गैप नहीं आता है, एकदम रेगुलर सप्लाई होती है। 3 साल से हम लोग ले रहे हैं। तो ये इतना इस तरह का क्रम, और बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। तो ये अगर चल रहा है तो इसका चेक करना चाहिए कि क्वालिटी कहाँ से इस तरह की आती है। और ये तो बहुत व्यापक स्तर पर गड़बड़ घोटाला चल रहा है। इसको या तो बाबूजी इसमें ना ऐसा भी हो सकता है कि ना ये जो दूध जो है ना, एक तो हम ये देखें कि देसी गाय जब हमारे आसपास है ही नहीं, तो इतना दूध आ कहाँ से रहा है ये। तो इसका ना एक काम और भी करते हैं कुछ लोग की ना, देसी गाय का जो दूध का ना पाउडर बना लेते हैं, फिर पाउडर से फिर दोबारा से दूध बना करके पैकेट में डाल के दे देते हैं। तो दूध से पाउडर बनाना, पाउडर से फिर वो दूध बनाना, तो उसमें उस प्रोसेस में भी हो सकता है कि वो लोग कुछ ऐड करते हो जिससे उसकी जो है फैट बढ़ जाता है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है इसके अंदर। पर वो शुद्ध दूध नहीं होगा, इतना जरूर है। अगर फैट ज्यादा है, जैसे अमन भैया ने बताया, अमन भैया के पास भी अपनी एक देसी गाय है, तो उनको भी अच्छा अनुभव है इसका। तो जैसा अमन भैया ने बताया कि उसका जो है फैट जो है वो अधिक होगा ही नहीं, मतलब वो इतना अधिक फैट नहीं होगा, क्योंकि ये भैंस का ही जो 7% है, और गाय के दूध में इतना फैट होगा ही नहीं। तो इसलिए वो हार्ट के लिए भी अच्छा है, हमारे पूरे शरीर के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए अच्छा है वो दूध देसी गाय का। जी भैया इसमें आप कुछ हेल्प कर पाएंगे क्या? ये क्योंकि इजीली अवेलेबल है, तो इसको आप अपने लेबोरेटरी में टेस्ट करके कम से कम कुछ उसकी गुणवत्ता के बारे में इंश्योर करें, तो हम लोगों को लाभ होगा। और एक इस तरह से अगर कोई गड़बड़ करने वाला कंपनी है जो व्यापक स्तर पर कर रही है, तो वो भी अपने को सुधारने में कामयाब हो पाएगी, मजबूर किया जा सकता है उसको। जी जी बाबू, अवश्य किया जा सकता है, इस पे करेंगे हम लोग। काइंडली इसमें हेल्प करें। जी जी बाबू। थैंक यू। इसका पीके भी टेस्ट पता किया जा सकता है बाबूजी, तो आपने बताया, तो हम लोग इसका यूज करके देख सकते हैं कि इसकी कितनी गुणवत्ता है, कितना शुद्ध है ये। तो पीके बहुत जल्दी पता लग जाता है इसका, कि ये कितना इसमें जो है प्योरिटी है। हाँ भैया इस पे हेल्प करें, काइंडली इसको किसी भी जी तरह से इसको हेल्प करें। जी जी। थैंक यू। इसमें हाँ, चैट में एक भी कुछ और प्रश्न आए हुए हैं। हैंड हाँ बाबूजी। जी एक और हैंड रेज है, उसको खोलिए तमन जी। जी जी, मैं एड्रेस खोल रहा हूँ। विजय कुमार जी का है। हाँ जी जी भाई साहब, जी भाई प्रणाम, कहा साहब। जाए? बाबूजी
आपकी आवाज कट रही है जी भाई साहब, थोड़ा सा नेट का इशू बाबू है जी, फिर। अभी आवाज आ रही है बाबू जी? जी आ रही है। हाँ बाबू जी, मैं बिहार सीतामढ़ी से बोल रहा हूँ बाबू जी। मेरा नाम विजय कुमार प्रसाद हुआ। मैं एक्चुअल सेना में सर्विस किया बाबू जी, तो मैं भिन्न भिन्न जगह घूमा हूँ और मैंने मिल्क भी लिया है। तो मैंने यह देखा बाबू जी कि हरियाणा में जो गाय की दूध हम लोग लेते थे बाबू जी, वो काफी गाढ़ा होता था बाबू जी, और सामने लेते थे हम कहीं मतलब किसी से लेकर के नहीं, सामने जाकर के निकलवा करके लेके आते थे, और उसमें मलाई भी काफी मोटी पड़ती थी बाबू जी, और दूध भी मोटा होता था। तो वो मैंने देखा कि वह गाय कभी चरने नहीं जाती, उनको जो खाना दिया जाता है वो वहीं पर ही उनको अच्छा खाना दिया जाता है। नंबर 2 बाबूजी, जब मैंने अपने गांव पर आया और यहाँ पर मैंने गाय को देखा, तो वो गाय क्या करती है कि बाबूजी बाहर जाती हैं, चर के आती हैं, तो उनका दूध पतला होता है। और नंबर 3 बाबूजी, मैंने एक और चीज देखा कि हम लोग जब फौज में नौकरी करते थे बाबूजी, एक्साइज में जाते थे, तो राजस्थान में हमको एक मिल्क मिलता है बाबूजी, जो टोन्ड मिल्क नाम से होता है। वो उसके 90 दिन वैलिडिटी होती है बाबूजी, वो पैकिंग होता है, और इतना गाढ़ा होता है बाबूजी कि आधा लीटर जो है वो 2 लीटर के बराबर में होता है बाबूजी। वाह, कमाल की चीज है। तो बहुत अच्छी जानकारी आप दी है। तो देखिए, इसमें एक और किसानों के लिए, जैसे मान लें कि हम लोग देसी गाय हैं, ये कम दूध देती हैं, अधिक उसको भोजन अधिक देना पड़ता है, और दूध मान लें कि कम दे रही है, तो इसमें सरकार की तरफ से जो पशुपालन विभाग के आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर हैं, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, तो उसमें देसी नस्ल के भी, उन्नत नस्ल के भी गायों का रहता है। यदि क्रॉस कराना भी हो तो हम अपने ही देश के उन्नत हरियाणवी से उन्नत नस्लों से कर सकते हैं, थरपारकर, गिर और हजी बोले। तो ये देसी गाय भी अपना ही देश का नस्ल उन्नत हो जाएगा और प्रोडक्शन दूध का बढ़ जाएगा। तो हो सकता है कि गढ़ापन इधर भी आने लगे। तो वो अच्छा बताए कि उधर के खान पान वगैरह गायों को लेकर के, जो हरियाणवी नस्ल है, देखते कितने कामधेनु की तरह, कितने शानदार, और 20-20 लीटर तक, 40-40 लीटर तक देने वाली भी दूध गाय होती है उधर। तो खान पान वगैरह पर और क्लाइमेट पर भी अंतर पड़ता है। तो ये हरियाणवी मिट्टी की विशेषता होगी, वहाँ के जलवायु की भी विशेषता कुछ हो सकती है। तो संभव है, ये बढ़िया आपने बताया कि गाढ़ापन वहाँ पर देखा गया उनके दूध में। एक और बात है, हाँ बाबूजी, एक और चीज भी मैंने देखा कि इसी बिहार में मैं अभी रह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक गाय और भी देखा, जो जर्सी गाय है, उसको वो लोग बिल्कुल ही बाहर नहीं जाने देते बाबूजी। उसको पूरा खाना पीना सब कुछ वो घर में ही खिलाते बाबूजी। उसकी दूध भी काफी गाढ़ा है बाबूजी, और उसकी मलाई भी मोटी हो रही बाबूजी, यह भी मैंने देखा है। जी, खान पान पर निर्भर करता है जो उसका किया है। देखिए, हम आहूजा जी कुछ कहना चाहते हैं। जी 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 बाबूजी, इसमें ना हम ये कहना चाहते हैं कि ना जो अगर कोई दूध गाढ़ा है ना, तो उससे उसकी गुणवत्ता नहीं आंकनी चाहिए। जरूरी नहीं कि जो दूध गाढ़ा है वो दूध अच्छा हो, क्योंकि हमने देखा है कि भैंस का दूध भी गाढ़ा होता है, पर वो जो है हार्ट पेशेंट के लिए वो अच्छा नहीं होता वो। और इधर जो गाय का दूध हल्का होता है, तो गाय का दूध तो जो है उसकी विशेषता इसकी यही है कि ये हल्का दूध होता है, ये गाढ़ा होता ही नहीं। इसलिए ये इसके इतने गुण हैं। और अभी तो ये जो जो वैज्ञानिकों ने जो पाए, ये सिर्फ स्थूल गुण पाए। और जैसे जब गुरुदेव सर के जो उच्च योगी जो होंगे, तो जब उसके सूक्ष्म और कारण गुणों के बारे में जब जानेंगे, तो ये लगेगा कि ये सब चीजें तो कुछ है ही नहीं उसके मुकाबले। और दूसरा कि ना, जो क्रॉस ब्रीड जो है ना, हमें अवॉइड करना चाहिए। क्रॉस ब्रीड जो है हमें नहीं कराना चाहिए हमें। वो इसलिए कि जो है ना, उसमें जो है ना पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, जो जीन स्तर का, तो उसमें जो है इतनी अच्छी क्वालिटी की जो हमें जरूरी नहीं कि हमें वो गाय की अच्छी क्वालिटी मिले हम। क्योंकि इस पे क्रॉस ब्रीड पर और भी बहुत से एक्सपेरिमेंट लोगों ने किए हैं, जैसे कि जो है जैसे कि बब्बर शेर और बंगाली टाइगर, इन दोनों का जो क्रॉस ब्रीड जब कराया गया, तो जो बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा जो है शिकार करने लायक ही नहीं था। मतलब कि जो उत्तम क्वालिटी का शेर और जो उत्तम क्वालिटी का जो बंगाल टाइगर, इन दोनों का जो क्रॉस ब्रीड कराया गया, तो इसमें जो मिला हमें, ऐसे ही जो है, ऐसे और बहुत से एग्जाम्पल हैं कि जो ये जो जर्सी गाय जो है, ये भी क्रॉस ब्रीड का ही एग्जाम्पल है। कि जो ये जो है, इसमें जो सुअर और जो गाय, मतलब इन दो को मिला करके जो है ये जर्सी गाय बनाई गई है ये। तो जो जो लोगों ने जो एक्सप्लेन करके बनाया, इसलिए जो है इसको हमने सिर्फ दूध को देख लिया हमने, कि देखा कि दूध की मात्रा बढ़ गई है इसमें, और उसकी गुणवत्ता और कई कई बीमारियों को लेकर के साथ में आई है हमारे वो। तो इसलिए हमें इन सब चीजों को भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जी जी जी, डॉक्टर अशोक धन्यवाद। जी का हैंड रेज है। जी आप पूछ हाँ, सकते डॉक्टर हैं। अशोक जी। जी भाई साहब, अपने अपने आप
अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी हाँ भाई साहब, अपनी तरफ से अनम्यूट करें अपने आप को। जी जी प्रणाम नितिन भैया को, बाबूजी को प्रणाम। एक निवेदन मेरा ये था कि इसके गुण के बारे में तो अनेकों गुरुदेव के साहित्य से और ये हम सब पढ़े हैं। एक मेरे भीतर से एक भाव बार बार उठता रहा, तो नितिन भैया के माध्यम से, बाबूजी के माध्यम से मैं चाहता हूं कि जो लोग इस पर शोध कर रहे हैं वो एक विषय जरूर समाज में रखें कि जो गाय का बच्चा होता है, अगर बछिया निकली तो ठीक है, अगर वो बछड़ा निकलता है तो फिर वो उसका समाज कैसे उपयोग करे, एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो देहात में रहते हैं, कई लोगों ने इस पर पूछा, चूंकि गाय पर हम भी कुछ बोलते रहते हैं। इसके बारे में मैं एक, जो शोध स्तर के लोग हैं वो कुछ नई रिसर्च करके समाज में रखें, बस ये मेरी प्रार्थना थी। आप लोगों के माध्यम से समाज में जो इस पर काम कर रहे हैं वो कुछ बताएं, क्या किया जा सकता है। सभी को प्रणाम। जी भैया, आपने बहुत अच्छी बात रखी कि जो देसी गाय के जो नंदी जो होते हैं उनका क्या किया जाए। तो उस पे भी जो है बहुत अधिक शोध चल रहे हैं उनमें। उनमें कुछ एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि ना, जैसे कि जो कोल्हू का बैल जो होता है, तो जैसे कि जो कोल्हू के बैल के रूप में भी जब हम उससे जब हम कार्य देने लगेंगे, इस तरह के कार्य जब हम जो है वो करेंगे, तो उससे जो भी हमें तेल जो निकला हमें, उसके अंदर जो है उसका एक जो ओरा जो होगा वो एक अलग लेवल का होगा वो। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जब विज्ञान जब इस मार्ग पर जब आगे चल रहा है, तो ये बताएगा कि इसमें जो प्राण शक्ति जो है, जो कि कोल्हू के बैल से जो तेल जो निकाला और जो मशीन से तेल निकाला, उसकी प्राण शक्ति में जो है काफी अंतर पाया गया। तो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी मार्केट में भी आने लगे हैं। और दूसरा ये है कि इससे जो है ना बिजली भी पैदा जो है वो भी की जा सकती है। जैसे कि जो बैल जब चलता है, तो अपने साथ साथ जो है ना जो जो वो एक बैटरी को चार्ज कर सकता है। तो बैटरी को चार्ज करके तो अगर एक बैल, अगर आप ये मानिए कि जो है 3 घंटे या 4 घंटे भी एक राउंड लगा लेगा, तो उसमें जो है इतनी बिजली पैदा हो जाएगी कि जो है एक परिवार के लिए जो है वो पूरे दिन भर की बिजली जो है वो काफी रहेगी। एक वो इन्वर्टर के थ्रू उसको बिजली के माध्यम से लिया जा सकता है। इस तरह से और भी बहुत से उपयोग हो सकते हैं इसके। तो अभी जो है समय भी शायद हो गया है अभी, तो इसलिए अभी मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन भैया, धन्यवाद। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की कक्षा का समापन करते हैं। जी, इसी तरीके से हमें गौ के इसमें हमें मार्गदर्शन मिलता रहेगा, तो ऐसी कामना है। तो शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। शांति। समाप्त।